हेलो एवरीवन, तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। और आज के क्लास में देखेंगे विलियम वर्ड्सवर्थ के फर्स्ट पोएम को टिंटन एबे, और इसके नेक्स्ट वाले वीडियो में देखेंगे द वर्ल्ड इज टू मच विथ अस, इस पोएम को भी देखेंगे। फर्स्ट पोएम टिंटन एबे को देखने से पहले मैं आपको सजेस्ट करता हूं कि आप जाओ और जो विलियम वर्ड्सवर्थ के फर्स्ट वीडियो में बनाया था बायोग्राफी को, उसको जाकर के अच्छे से देख लेना। इनके बायोग्राफी के बेस्ट पर जितने सारे एग्जाम ओरिएंटेड पॉइंट्स थे उसको भी मैं वहाँ पर इंक्लूड करा हुआ हूँ। दूसरी बात है कि टिंटन एबे का वहाँ पर आप समरी देख पाओगे जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। समरी इसलिए इंपॉर्टेंट है ताकि आप वहाँ पर देखोगे तो इस पोएम से रिलेटेड आपको एक इंसाइट देखने को मिलेगा, एक अलग ही नज़रिया देखने को मिलेगा। उसके बाद अगर आप इसको वर्ड बाय वर्ड समझोगे तो आपको पता चलेगा कि इसकी महत्ता क्या है। दूसरी बात है कि एग्जाम में आपके पूछ लिए जाते हैं कि ये वाला फ्रेज बताओ या फिर ये सेंटेंस बताओ कौन सी पोएम से है या फिर किसकी पोएम से है, तो आप तभी कैच कर पाओगे जब सारे पोएम को वर्ड बाय वर्ड आप पढ़े होगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम सारे कुछ समझने वाले हैं, एक एक वर्ड को समझने वाले हैं। बात करते हैं इस प्रैक्टिस बैच के विषय में। जो लोग भी इसको अंडर एस्टिमेट कर रहे हो, आप बहुत ही गलती कर रहे हो एक तरीके से। मैं इसलिए भी ऐसा कहता हूँ क्योंकि आप देखो अभी तक ना हज़ारों रुपये के बुक्स खरीद करके अपने घर में रखे होगे, कभी कंप्लीट नहीं करा होगा। लेकिन इस प्रैक्टिस बैच में जितना भी कुछ आपको पढ़ाया जाता है उसको याद भी करवाया जाता है, यही इसकी खूबसूरती है। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आपको प्रैक्टिस बैच को ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि सिर्फ पढ़ना सफिशिएंट नहीं होता। चीज़ों की प्रैक्टिस नहीं करोगे ना तो एग्जाम में अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाओगे। बहुत सारा कुछ ऐसा टेक्निक है, मेथड है जो कि आपको इस बैच में सिखाया जाता है और फॉलो करवाया जाता है। और इसकी सबसे जो खासियत है वो ये है, सबसे बड़ी खासियत ये है कि आपकी कंसिस्टेंसी को बरकरार कराया जाता है। वहाँ पर अगर आप नहीं पढ़ पा रहे हो, चाहे भटक जाते हो, चाहे मल्टीपल रिसोर्सेज को अपनाते हो और आप किसी चीज़ को कंप्लीट नहीं कर पाते, तो इस बैच को ज्वाइन करने के बाद ना आप अपनी कंसिस्टेंसी को मेंटेन करोगे, क्योंकि डेली बेसिस पर आपको टास्क दिए जाते हैं, फिर उसी टास्क के बेसिस पर ऑनलाइन टेस्ट दिए जाते हैं, है ना। और एक टेबल मेंटेन भी करवाया जाता है, जो रिवीजन का टेबल होता है वो सब कुछ इस प्रैक्टिस बैच में कराया जाता है। और बखूबी आपको जितने सारे PDF नोट्स वगैरह होते हैं सब कुछ दिया जाता है। तो मुझे लगता है कि आप रिग्रेट कभी नहीं करोगे इसमें बैच में ज्वाइन करने के बाद। तो अगर ज्वाइन करना है तो मुझे आप इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करोगे। ये सारी चीज़ों को हम देख चुके हैं पिछले वीडियो में, और अभी जो हम देखने वाले हैं टिंटन एबे को देखेंगे। उससे पहले मैं चाहूँगा कि आप इस समरी को रीड कर लेना अच्छे तरीके से। फर्स्ट वीडियो में मैं बता दिया हूँ, ठीक है। अब सीधा हम चलते हैं पोएम के ऊपर। पोएम के ऊपर देखते हैं, ये सारे ट्रिक्स मैंने बताया हुआ था, जितने सारे ईयर्स थे। अब सीधा चलते हैं टिंटन एबे। तो मैं बता दिया था फर्स्ट वीडियो में भी कि टिंटन एबे एक प्लेस का नाम है। वहाँ पर जाते हैं कौन? विलियम वर्ड्सवर्थ। विलियम वर्ड्सवर्थ वहाँ जाते हैं और वहाँ की खूबसूरती को देखते हैं। वहाँ जो भी वातावरण है, जो भी जंगल झाड़ है, जितनी नदी है, पहाड़ के दृश्य हैं, उसको देख करके काफ़ी ज़्यादा मिस करते हैं पिछले, मतलब कि उस जगह पर टिंटन एबे जगह पर ये 5 साल के बाद जाते हैं, तब जा करके इस कविता की रचना करते हैं। इसको बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे, इसलिए मैं आपको बताया कि टिंटन एबे यानी कि वर्ड बाय वर्ड पढ़ने से पहले आपको क्या करना चाहिए? आपको ये करना चाहिए कि आप सीधा जाओ और इसके समरी को देख लो पहले, ठीक है। अब सीधा हम स्टार्ट करते हैं, वर्ड बाय वर्ड चलते हैं। यहाँ पर क्या दे रखा है? There 5 years have passed, 5 summers with the length of 5 long winters। यहाँ ये कह रहा है कि 5 वर्ष बीत चुके हैं और 5 गर्मी के सीजन भी बीत चुके हैं, जो 5 लंबी और कठिन सर्दियों की तरह प्रतीत हुई हैं। ठीक है, किनको? ए विलियम वर्ड्सवर्थ अपने विषय में बता रहे हैं। कहाँ पर जाने के बाद? टिंटन एबे स्थान पर जाने के बाद, ठीक है। और वहाँ जा करके बीते 5 साल में जिस तरीके से वो मिस किए थे इस प्लेस को, उसके बारे में बहुत अच्छे से बयान कर रहे हैं। बात करते हैं अगला क्या कह रहे हैं यहाँ पर। एंड अगेन आई हियर दीज वाटर्स rolling from their mountain springs with a soft inland murmur once again। अब यहाँ क्या समझाने की कोशिश है, जरा देखते हैं। वो है दीज वाटर्स। वाटर्स कहने का मतलब यहाँ पर है कि अलग अलग जो झरने से पानी आ रहे हैं, यानी कि माउंटेन से जो पानी गिरते हैं या फिर नदी से के जो पानी है, सारे पानी के विषय में यहाँ पर कहने की कोशिश है। रॉलिंग, रॉलिंग कहने का मतलब क्या है? बहते हुए, ठीक है। माउंटेन स्प्रिंग्स, माउंटेन स्प्रिंग्स कहते हैं जो पहाड़ी से झरने जो गिरते हैं, जलधारा जो गिरती हैं उसके विषय में, ठीक है। फिर यहाँ पर इनलैंड है। इनलैंड का मतलब होता है आपके जो आंतरिक होता है उसके विषय में। मरमर, मरमर मतलब उसकी आवाज़ के विषय में, धीमी धीमी मधुर जो ध्वनि है उसके विषय में। तो यहाँ पर है दीज वाटर्स रोलिंग फ्रॉम दियर माउंटेन स्प्रिंग्स विथ ए सॉफ्ट इनलैंड मरमर, यानी कि अब जो है ये विलियम वर्ड्सवर्थ हैं, वो क्या कर रहे हैं? फिर से उन जलधाराओं को सुन रहे हैं, माउंटेन स्प्रिंग्स को सुन रहे हैं, जो पहाड़ी झरनों से निकल करके मधुर कलकल ध्वनि करते हुए आगे बह रही हैं, ठीक है। फिर आगे क्या है? वंस अगेन
यहाँ है वंस अगेन डू आई बिहोल्ड दीज स्टीप एंड लॉफ्टी क्लिप्स दैट ऑन अ वाइल्ड सेक्लूडेड सीन इम्प्रेस थॉट्स ऑफ मोर डीप सेक्लूजन। क्या सेंस निकला इसका जरा देखते हैं। यहाँ पर है स्टीप है ना, बिहोल्ड है, बिहोल्ड का मतलब होता है किसी को निहारना है ना, और फिर आदर पूर्वक किसी को देखना, उसको कहते हैं बिहोल्ड। फिर स्टीप का मतलब होता है एकदम ऊंची खड़ी है ना, जैसे पहाड़ी है इस तरीके से, ऊंची पहाड़ है, खड़ी पहाड़ है। तो ये वाला जो स्टीप देख रहे हो ना, तीखी ढलान टाइप का, और एक जो ऊपर जाते हुए तीखी जो होती है उसको कहते हैं स्टीप का मतलब खड़ी और फिर तीखी। फिर यहाँ पर लॉफ्टी का मतलब ऊंची, और क्लिप्स का मतलब होता है आपके जो रॉक के जो खड़े चट्टान होते हैं उसके विषय में। फिर यहाँ पर सेक्लूडेड का मतलब एकांत होता है, और सेक्लूजन का मतलब भी गहन एकांत होता है। देखते हैं क्या यहाँ तक कहने की कोशिश है इनकी। ये कह रहे हैं वंस अगेन डू आई बिहोल्ड दिस स्टीप एंड लॉफ्टी क्लिप्स दैट ऑन योर वाइल्ड सेक्लूडेड सीन इम्प्रेस थॉट्स ऑफ मोर डीप सेक्लूजन। यहाँ इसका मतलब ये है कि और फिर से यहाँ पर विलियम वर्ड्सवर्थ क्या कर रहे हैं, इन खड़ी और ऊंची चट्टानों को निहारते हैं जो इस जंगली और एकांत स्थान पर गहन एकांत का प्रभाव छोड़ती हैं। ठीक है, फिर आगे क्या है, एंड कनेक्ट द लैंडस्केप विथ द क्वाइट ऑफ द स्काई। यहाँ पर है लैंडस्केप कहने का मतलब जो वहाँ पर प्राकृतिक दृश्य है उसके विषय में। क्वाइट का मतलब शांत होता है, स्काई का मतलब आकाश होता है, जानते हो। यहाँ पर है कि यह जो पूरा प्राकृतिक दृश्य है मानो आकाश की शांति से जुड़ जाता है। क्या सेंस निकला इतने दूर का, जरा समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर इसका मतलब है कि विलियम वर्ड्सवर्थ क्या कह रहे हैं, बहुत ही आदर के साथ और भावुकता से बता रहे हैं कि 5 वर्ष के बाद वो फिर से टिंटन एबे लौटे हैं, टिंटन एबे प्लेस में लौटे हैं। प्रकृति के वही दृश्य है, झरनों की ध्वनि है, ऊंची चट्टानें और चारों ओर जो एकांत है, उन्हें फिर से वही शांति और सुकून दे रहे हैं। कवि को ऐसा अनुभव होता है कि मानो धरती का ये जो दृश्य है, परिदृश्य है, और आकाश की जो शांति है, एक साथ मिल करके उन्हें गहरे आध्यात्मिक आनंद की अनुभूति करा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ तक बिल्कुल बात क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे जरा यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर एक वर्ड आया है रिपोज का मतलब होता है आराम करना और फिर विश्राम लेना। ठीक है, यहाँ पर सिकामोर एक तरीके का विशाल वृक्ष होता है। ठीक है, तो सिकामोर एक वृक्ष का नाम है। व्यू का मतलब हो जाता है देखना और फिर निहारना। क्या है यहाँ जरा पढ़ते हैं। द डे इज कम व्हेन आई अगेन रिपोज हियर अंडर दिस डार्क सिकामोर एंड व्यू। कह रहा है यहाँ पर कि वह दिन आ गया है जब जो कवि हैं यहाँ पर जो विलियम वर्ड्सवर्थ हैं, वो पुनः यहाँ पर लौट करके इस छायादार जो सिकामोर वृक्ष है उसके नीचे विश्राम कर रहे हैं और दृश्य को बिल्कुल ही अच्छे तरीके से निहार रहे हैं। फिर आगे यहाँ पर प्लॉट्स का मतलब होता है छोटे छोटे जो जमीन के टुकड़े होते हैं उसको कहते हैं। कॉटेज ग्राउंड कहने का मतलब है कि जो जिस कुटिया में रुके हैं उस कुटिया के आसपास की जो भूमि है उसके विषय में। ठीक है, ऑर्चर्ड टफ्ट्स का मतलब होता है फलों के बगीचे, और यहाँ पर अनराइप फ्रूट्स यानी कि अध पके हुए जो फल होते हैं, कच्चे फल होते हैं, उसके विषय में। तो पढ़ते हैं यहाँ पर क्या कहने की कोशिश है। यहाँ कह रहे हैं दीज प्लॉट्स ऑफ कॉटेज ग्राउंड दीज ऑर्चर्ड टफ्ट्स विच एट दिस सीजन विथ दियर अनराइप फ्रूट्स। यहाँ पर मतलब ये निकला कि वो जो कुटीर के छोटे छोटे जो आंगन हैं और फलों से भरे बगीचे देख रहे हैं, है ना, जिनमें इस मौसम में अभी भी अध पके फल लगे हुए हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर क्लैड का मतलब ढका हुआ होना होता है, और ह्यू का मतलब कलर होता है, रंग होता है। फिर यहाँ पर ग्रोव्स एंड कॉप्सेस। तो यहाँ पर जो ग्रोव्स होता है, ग्रोव्स कहने का मतलब होता है जो छोटे छोटे पेड़ के जो समूह होते हैं ना उसको कहते हैं, मतलब छोटे छोटे वन, उपवन कह सकते हो। और कॉप्सेस का मतलब छोटी छोटी झाड़ियाँ। ठीक है, तो यहाँ तक क्या मीनिंग निकला, यहाँ है आर क्लैड इन वन ग्रीन ह्यू एंड लूज देमसेल्व्स अमीड ग्रूव्स एंड कॉप्सेस। यहाँ पर अमीड है, जहाँ पर एपोस्ट्रोफी है यहाँ पर ए छुपा हुआ है। ठीक है, पुराने अंग्रेजी के हिसाब से। तो आर क्लैड इन वन ग्रीन ह्यू एंड लूज देमसेल्व्स अमीड ग्रूव्स एंड कॉप्सेस, यानी कि ये सभी दृश्य एक ही हरे रंग से ढके हुए हैं और बड़े उपवनों और झाड़ियों के बीच समा जाते हैं। हरे रंग से ढके होने का मतलब बहुत सारी पत्तियां हैं, चाहे जो लताएं हैं, है ना, मतलब पूरा हरा ही हरा दिख रहा है सब कुछ, सारा दृश्य। फिर आगे क्या है, यहाँ पर आता है आपका हेज रोज, है ना। तो हेज रोज का मतलब होता है जो झाड़ की जो बाड़ा होता है ना, मतलब कि मान लो ये खेत है तो चारों तरफ हम बाड़ा लगाते हैं, है ना, डंडे वंडे गाड़ वाड़ के, और उसमें जो झाड़ लगे हैं वही झाड़ को कह रहे हैं यहाँ पर हेज रोज,
मतलब रोज में लगे हुए हैं जो झाड़ियाँ, जो किसी खेत को बचाने के लिए जो लगाया जाता है उसको कह रहा है हेज रोज। ठीक है, फिर यहाँ पर है स्पोर्टिव। स्पोर्टिव का मतलब होता है चंचल या फिर खेलती हुई, है ना। और रन वाइल्ड, रन वाइल्ड का मतलब है अनियंत्रित होकर के आगे बढ़ते रहना, रन करना। ठीक है, और वाइल्ड कहने का मतलब अनियंत्रित तरीके से। ठीक, अब यहाँ तक समझते हैं कि क्या मीनिंग निकला इसका। यहाँ पर है वंस अगेन आई सी दीज हेज रोज, हार्डली हेज रोज, लिटिल लाइन्स ऑफ स्पोर्टिव वुड रन वाइल्ड। मतलब ये निकला कि कभी फिर से उन झाड़ीदार बाड़ों को देख रहे हैं जो अब बाढ़ कम और जंगली झाड़ियों की कतार अधिक प्रतीत होती हैं। ठीक है, मतलब झाड़ नहीं लग रहे, वो पूरा का पूरा लग रहा है कि एकदम जंगली झाड़ियों की कतार है ना। मानो कि अनियंत्रित रूप से उग आई हैं अपने आप, है ना। बहुत सारी जो जंगली झाड़ी होते हैं वो अपने आप उग जाती हैं बिना लगाए, तो उसी के विषय में कह रहे हैं। फिर अगला यहाँ पर कह रहे हैं जैसे यहाँ पर पेस्टोरल फार्म्स है ना, तो पेस्टोरल फार्म्स का मतलब जो चरवाहा वाले जो खेत होते हैं, है ना, जो चराने के योग्य जो खेत होते हैं, और फिर ग्रामीण खेत हैं उसके विषय में कह रहे हैं यहाँ पर। तो पेस्टोरल का मतलब ग्रामीण होता है, फार्म्स का मतलब खेत होते हैं। फिर यहाँ पर है रीड्स ऑफ स्मोक, यानी कि धुएं की जो लहरें हैं, धुएं के जो गुच्छे हैं उसके बारे में। फिर इन साइलेंस, इन साइलेंस का मतलब शांति से। तो यहाँ तक क्या निकल करके आता है मीनिंग देखते हैं। दीज पेस्टोरल फार्म्स ग्रीन टू द वेरी डोर and wreaths of smoke sent up in silence from among the trees। कहने का सेंस ये है कि जो कवि हैं वो ग्रामीण खेतों को देख रहे हैं जो दरवाजे तक हरे भरे हैं, है ना। हमारे दरवाजे तक, ऐसे भी मेरे गांव के घर भी देखोगे ना तो घर के चारों तरफ पूरा हरा हरा भरा ही आपको दिखने वाला है। तो इसी तरीके से वैसी हरियाली जो उनके घर के जहाँ पर ठहरे हैं वहाँ के दरवाजे तक हरे भरे हैं, और पेड़ों के बीच से शांति के साथ उठता हुआ एक धुएं का गुच्छा उन्हें दिखाई देता है। किनको? कवि को। तो सिंपल सा ये मीनिंग निकला यहाँ तक। इसका ये मतलब निकल करके आता है यहाँ कि वर्ड्सवर्थ जो है वो प्रकृति की ग्रामीण और जो सरल छवि है उसको बड़ी श्रद्धा और प्रेम से निहार रहे हैं, देख रहे हैं, है ना। फिर यहाँ पर कवि जो होते हैं टिंटन एबे के पास फिर से लौट करके वृक्षों की छाया में विश्राम करते हुए, देख रहे हैं यहाँ पर सिकामोर है, सिकामोर वृक्ष, उसमें विश्राम करते हुए क्या करते हैं, जो कुटीर हैं, छोटे छोटे कॉटेज बने हुए हैं, घर बने हुए हैं, बगीचे हैं, झाड़ियां हैं, हरे भरे खेत हैं, और धीरे धीरे उठते हुए जो धुएं के गुच्छे हैं उसका सौंदर्य को वो अनुभव करते हैं। और ये दृश्य उन्हें ना केवल शांति देता है बल्कि ग्रामीण जीवन की सहजता और पवित्रता का भी एहसास कराता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अगला सेंटेंस क्या दे रखा है, यह है विथ सम अनसर्टेन नोटिस एज माइट सीम, यानी कि अनसर्टेन नोटिस मतलब अस्पष्ट जो एक तरीके से संकेत मिलता है उसके बारे में। माइट सीम का मतलब ऐसा प्रतीत हो सकता है। तो कवि को कहीं से ऐसे अस्पष्ट संकेत दिखते हैं जो उन्हें किसी की उपस्थिति का आभास कराते हैं। देखते हैं किसकी उपस्थिति का आभास कराते हैं। यहाँ पर दे रखा है वैगरेंट। वैगरेंट का मतलब होता है आवारा, फिर इधर उधर भटकने वाला कोई व्यक्ति, है ना। वैगाबॉन्ड जो जानते हो ना, वैगाबॉन्ड जो जिप्सी कहते हैं जिसको, है ना, मतलब कि आवारा इधर उधर भटकने वाले लोगों को कहते हैं। फिर है ड्वेलर्स। ड्वेलर्स का मतलब होता है रहने वाला, और हाउसलेस वुड्स कहने का मतलब है घरों से जो रहित वुड्स होते हैं। वुड्स कहने का मतलब लकड़ियाँ नहीं, इसका मतलब छोटे छोटे जंगल, तो घरों से रहित जो जंगल है उसके बारे में। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि ऑफ वैगरेंट ड्वेलर्स इन द हाउसलेस वुड्स, यानी मानो उन जंगलों में कुछ आवारा या फिर भटकते हुए लोग रहते हैं जिनके पास कोई घर नहीं है, ऐसा उनको प्रतीत होता है। ठीक है, फिर आगे कह रहे हैं हर्मिट है। यहाँ पर हर्मिट का मतलब होता है सन्यासी या फिर साधु। केव का मतलब होता है गुफा, और बाय हिज फायर का मतलब होता है जो एक अग्निकुंड होता है ना, मतलब जो हर्मिट लोग होते हैं, जो साधु सन्यासी होते हैं, हवन करने के लिए जो अपने आजू बाजू में फायर जला करके रखते हैं, उसके विषय में कह रहे हैं। सीट्स अलोन का मतलब अकेला बैठा हुआ। तो यहाँ पर कह रहे हैं और सम हर्मिट्स केव वेयर बाय हिज फायर द हर्मिट सीट्स अलोन, यानी कि फिर जैसे किसी सन्यासी की गुफा हो जहाँ वह अकेले अपने जो फायर होता है उसके पास बैठा हो, ऐसा उनको प्रतीत होता है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि वर्ड्सवर्थ ये इस बात को व्यक्त करते हैं कि टिंटन एबे के आसपास के जंगलों में उन्हें कभी कभी ऐसे हल्के फुल्के संकेत मिलते हैं मानो वहाँ पर कुछ भटकते हुए लोग रहते हों या फिर किसी सन्यासी का गुफा हो, है ना। तो ये दृश्य जो है उनकी कल्पना के रहस्य को उसके एकांत और आध्यात्मिकता की ओर ले जा रहा है, आप महसूस भी कर पा रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं।
आगे कह रहा है यहाँ पर ब्यूटियस, ब्यूटियस का मतलब होता है सुंदर, है ना, ब्यूटीफुल, सुंदर। फॉर्म्स का मतलब होता है दृश्य, रूप, है ना, रूप और फिर दृश्य कह सकते हो यहाँ पर। फिर यहाँ पर अब्सेंस, अब्सेंस मतलब जो दूरी बना के रहना, अनुपस्थित रहना, है ना। लैंडस्केप है, लैंडस्केप का मतलब होता है परिदृश्य, यानी कि जो वहाँ के प्राकृतिक दृश्य हैं उसके विषय में। ब्लाइंड मैंस आई, यानी कि अंधे की दृष्टि, है ना, किसी अंधे व्यक्ति की दृष्टि के विषय में यहाँ पर कह रहे हैं। जरा देखते हैं कि क्या इसका मतलब निकल करके आया। दीज ब्यूटियस फॉर्म्स through a long absence have not been to me as is a landscape to a blind man's eye। यहाँ पर कह रहे हैं कि ये जो सुंदर रूप हैं, यानी कि फॉर्म्स हैं, जो दृश्य हैं, लंबे समय तक अनुपस्थित रहने पर भी कवि के लिए वैसे नहीं रहे जैसे किसी अंधे के लिए परिदृश्य हो, वो सुंदर दृश्य हो। ठीक है, मतलब वो कह रहे हैं कि मैं उतना भी अंधा नहीं हूँ कि मुझे यहाँ से जाने के बाद जो मैं अनुपस्थित रहा था, तो ऐसा नहीं कि मैं इसको आभास नहीं कर पा रहा था, फील नहीं कर पा रहा था इसकी खूबसूरती को, उसके विषय में ये कह रहे हैं। फिर आगे है यहाँ पर ऑफ्ट, ऑफ्ट का मतलब ऑफन, है ना, ऑफन मतलब अक्सर। फिर है लोनली रूम्स, यानी कि एकांत वाले कमरे। और डीन है यहाँ पर, डीन का मतलब होता है एकदम शोर शराबा, कोलाहल से भरा हुआ, है ना। फिर बोल रहा है ओड टू देम, ओड टू देम मतलब उनका ऋणी रहना, है ना, और फिर कह सकते हो कि उनका आभारी रहना। तो यहाँ पर क्या मतलब है जरा देखते हैं। यहाँ बोल रहे हैं बट ऑफ्ट इन लोनली रूम्स एंड अमीड द डीन ऑफ टाउन्स एंड सिटीज आई हैव ओड टू देम। यहाँ कह रहे हैं कि बल्कि जो कवि हैं, जब कवि अकेले कमरों में रहे या फिर नगरों या फिर शहरों के शोर शराबे में रहे, तब भी उन्होंने इन दृश्यों का लाभ पाया, मतलब वहाँ को याद करते हुए इनका इस दृश्यों का, इस खूबसूरती का, इस प्रकृति का वो लाभ पाते हैं कई शहरों में भी रह करके। ठीक है, मतलब होता है ना कि कई दृश्य हम देखते हैं, प्राकृतिक दृश्य, तो हमारे दिल को इतना अच्छा भा जाता है कि अगर वहाँ से दूरी भी बना लें हम, तो उसको मिस करके भी हम खुश हो जाते हैं, है ना। फिर आगे क्या जरा देखते हैं। आगे है यहाँ पर वेरीनेस, वेरीनेस का मतलब थकान होता है। ठीक है, फिर है सेंसेशन स्वीट, जिसका मतलब होता है मधुर अनुभूतियाँ जो होती हैं उसके विषय में। फिर है फेल्ट इन द ब्लड, इसका मतलब है रक्त में अनुभव होना, मतलब नहीं बोलते कि ये बातें जो है ना हमारे रक्त में प्रवाहित हो रही हैं, तो उसी तरीके से एकदम रक्त में अनुभव होना ये कहला रहा है फेल्ट इन द ब्लड। फिर है फेल्ट अमंग द हार्ट, यानी कि हृदय तक महसूस होना। क्या सेंस निकला इसका, मैं पढ़ता हूँ। यहाँ पर बोल रहा है इन आवर्स ऑफ वेरीनेस सेंसेशन स्वीट फेल्ट इन द ब्लड एंड फेल्ट अलोंग द हार्ट। इसका मतलब ये निकला कि थकावट के समय जो कवि हैं, है ना, उन्होंने इन दृश्यों से मधुर अनुभूतियाँ पाई जिन्हें उन्होंने अपने रक्त और हृदय तक महसूस किया, है ना, इतना ज़्यादा टच किया है प्रकृति ने। फिर आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, यह है प्योरर माइंड, प्योरर माइंड का मतलब एकदम शुद्ध मन जो होता है उसके विषय में। फिर यहाँ पर ट्रांक्विल का मतलब शांत होता है, और रिस्टोरेशन का मतलब होता है पुनर्स्थापन करना, है ना, और फिर ताजगी, ताजगी भी होता है रिस्टोरेशन का एक अर्थ। तो यहाँ पर पढ़ते हैं क्या कह रहा है ये पूरा सॉरी। एंड पासिंग इवन इनटू माय प्योरर माइंड विथ ट्रांक्विल रिस्टोरेशन। यहाँ पर है कि और जो ये अनुभूतियाँ हैं, ये जो मधुर अनुभूतियाँ हैं, यहाँ पर देखे थे ना सेंसेशन स्वीट, यानी कि जो मधुर अनुभूतियाँ हैं उसके विषय में, उनके शुद्ध मन तक पहुँचकर शांति और ताजगी प्रदान करती रही हैं, ये इसका सेंस निकला। फिर अगला है फीलिंग्स टू, और यहाँ पर पहले मैं वर्ड बता देता हूँ। यहाँ पर अनरिमेम्बर्ड प्लेजर, है ना, जो अनजानी है लेकिन सुखद अनुभूति है, उसके विषय में कह रहे हैं। फिर यहाँ पर स्लाइट और ट्रिवियल, स्लाइट और ट्रिवियल का मतलब छोटा और फिर तुच्छ, है ना, स्लाइट का मतलब थोड़ा सा और ट्रिवियल का मतलब तुच्छ और फिर छोटा। फिर इन्फ्लुएंस का मतलब है प्रभाव। तो यहाँ पर क्या है जरा देखते हैं। बोल रहा है फीलिंग्स टू ऑफ अनरिमेम्बर्ड प्लेजर सच परहैप्स एज हैव नो स्लाइट और ट्रिवियल इन्फ्लुएंस। यहाँ पर इसका मतलब निकला कि इसके अतिरिक्त उन्होंने, मतलब कवि ने, ऐसे सुखद अनुभव भी मिले जिन्हें वे याद ना रख पाए हों, पर जिनका प्रभाव बहुत ही गहरा रहा है उनके दिलो दिमाग तक, है ना, उनके ब्लड तक। इन सारी बात को यहाँ पर ये बता रहे हैं। फिर अगला क्या कह रहा है, यहाँ पर कह रहा है यहाँ पर बेस्ट पर्सन, बेस्ट पर्सन का मतलब जो उनके जीवन का जो सर्वोत्तम हिस्सा रहा है उसके बारे में। फिर है नेमलेस, नेमलेस का मतलब जो बिना नाम के होते हैं। फिर कह रहे हैं यहाँ पर एक्ट्स ऑफ काइंडनेस एंड एक्ट्स ऑफ लव, है ना, जिसका मतलब है दया और प्रेम के जो छोटे छोटे कार्य हैं उसके विषय में कह रहे हैं ये। यहाँ पर पढ़ते हैं
ऑन दैट बेस्ट पोर्शन ऑफ ए गुड मैंस लाइफ हिज लिटल नेमलेस अनरिमेंबर्ड एक्ट्स ऑफ काइंडनेस एंड लव। यानी कि और यही जो अनुभव है किसी अच्छे मनुष्य के जीवन के उस सर्वोत्तम हिस्से पर प्रभाव डालते हैं, यानी कि प्रेम और दया के वे छोटे छोटे नामहीन और जो अनजाने कार्य होते हैं उसके विषय में कह रहे हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखने की कोशिश करें कि पूरे स्टैंजा का क्या अर्थ निकल करके आता है, मैं आपको अपनी भाषा में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पर वर्ड्सवर्थ बता रहे हैं कि प्रकृति के रूप जो 5 साल तक उनसे दूर रह कर के भी उनके जीवन में सक्रिय बने रहे, है ना। प्रकृति के जो रूप हैं, जो दृश्य हैं, वो भले ही उनसे वो 5 साल तक दूरी बना करके रहे थे, लेकिन उसके बावजूद भी उनके जीवन में ये सारी आदतें सक्रिय बनी रही थी। जब वे अकेले थे, थके हुए थे या फिर शहरों के शोर में थे, तब इन दृश्यों की स्मृति में उन्हें शांति, मधुर अनुभूतियां और मानसिक ताजगी देती रही थी। ठीक है, यहाँ तक कि ये स्मृतियां उनके भीतर दया और प्रेम के छोटे छोटे कार्यों में भी झलकती रहीं। यानी वो जितने भी छोटे छोटे कार्य करते रहे उसमें भी पता चल पाता कि ये प्रकृति के ही रिफ्लेक्शन है ना। इसका मतलब है कि प्रकृति केवल आंखों को सुंदर नहीं लगती, बल्कि वो मनुष्य के चरित्र और जीवन को भी उच्च बनाती है। ठीक है, तो ये सारे इनके एक्ट ऑफ काइंडनेस एंड एक्ट ऑफ लव से भी आपको पता चल रहा होगा। ठीक है, मतलब ये छोटे छोटे कार्य भी करते थे, उससे भी पता चलता है कि ये प्रकृति से कितने ज़्यादा प्रभावित हो करके ये सारे काम, अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पर है नॉर लेस आई ट्रस्ट। अच्छा, इसको मैं यहाँ पर देखता हूँ, नॉर लेस है। नॉर लेस कहने का मतलब उतना ही या फिर कम नहीं है, है ना। फिर ट्रस्ट का मतलब होता है विश्वास करना। फिर यहाँ पर है आगे ओड, है ना। ओड का मतलब ऋणी होना, है ना, किसी के आभारी होना, या फिर किसी चीज़ को प्राप्त करना भी होता है, लेकिन यहाँ पर ऋणी होने के सेंस में है। फिर गिफ्ट का मतलब आप जानते हो, उपहार होता है, फिर वरदान होता है। फिर यहाँ पर सबलाइम, सबलाइम कहने का मतलब जो कहते हो महान, है ना, उच्च, उच्च या फिर महान होता है इसका अर्थ। तो जरा देखते हैं, यहाँ पर बोला है नॉर लेस आई ट्रस्ट टू देम आई मे हैव ओव्ड अनदर गिफ्ट ऑफ एस्पेक्ट मोर सबलाइम। यहाँ पर कह रहे हैं कि जो कवि है वो विश्वास पूर्वक कहते हैं कि उन्होंने प्रकृति से एक और भी वरदान पाया है, और वह वरदान पहले से भी अधिक महान और उच्च है। जरा देखने की कोशिश करते हैं वो कौन सा वरदान पाए हैं। यहाँ पर है ब्लेस्ड मूड कहने का मतलब एक जो पवित्र आस्था होती है उसके विषय में। ठीक है, ब्लेस्ड मूड। अब यहाँ पर बात करते हैं बर्डन। बर्डन कहने का मतलब बर्डन, है ना, बोझ, और मिस्ट्री यानी कि रहस्य का जो बोझ है। वेरी वेट, वेरी वेट कहने का मतलब होता है थकाने वाला जो बोझ होता है उसके बारे में। फिर है अनइंटेलिजिबल, जिसको बोलते हैं जिसे समझा ना जा सके। तो जरा पढ़ते हैं यहाँ पर क्या दे रखा है। यहाँ दिया है दैट ब्लेस्ड मोड in which the burden of the mystery, in which the heavy and weary weight of all this unintelligible world is lightened। अब यहाँ तक इसका मतलब ये हुआ कि वो एक पवित्र मानसिक अवस्था है जिसमें इस रहस्यमय और जटिल संसार का भारी बोझ हल्का महसूस होने लगता है। फिर आगे है सीरीन। सीरीन का मतलब होता है शांत। अफेक्शंस का मतलब होता है आपका जो भावनाएं हैं, प्रेम है ना, उसके बारे में। फिर यहाँ पर जेंटली, जेंटली का मतलब धीरे धीरे। लीड अस ऑन यानी कि हमें आगे ले जाना। अब यहाँ पर समझते हैं यहाँ पर क्या कह रहा है। कह रहा है कि दैट सीरीन एंड ब्लेस्ड मूड इन विच द अफेक्शंस जेंटली लीड अस ऑन, यानी कि यह वही शांत और पवित्र अवस्था है जिसमें हमारी भावनाएं हमें धीरे धीरे आगे ले जाती हैं। देखते हैं आगे क्या सेंस निकल करके आता है। यहाँ पर है कॉर्पोरियल फ्रेम, है ना। कॉर्पोरियल फ्रेम का मतलब, कॉर्पोरियल का मतलब होता है सांसारिक, है ना। फ्रेम का मतलब होता है जो स्ट्रक्चर है, यानी शरीर के विषय में कह रहे हैं। ये जो मानव के शरीर है उसके विषय में कह रहे हैं। मोशन ऑफ आवर ह्यूमन ब्लड, है ना। मोशन ऑफ ब्लड का मतलब रक्त का जो संचार होता है उसके बारे में कह रहे हैं। फिर यहाँ पर है सस्पेंडेड। सस्पेंडेड का मतलब थम जाना, रुक जाना। ठीक है, तो यहाँ तक पढ़ते हैं इसका मतलब क्या निकल करके आता है। यहाँ पर है until the breath of this corporeal frame and even the motion of our human blood almost suspended, यानी कि यहाँ तक कि हमारे शरीर की जो श्वास है और रक्त का जो प्रवाह है वो भी मानो कि धीमा और थम सा जाता है। फिर आगे है we are led asleep in body and become a living soul, यानी कि तब हम शरीर से परे जा करके मानो केवल जीवित आत्मा बन जाते हैं। लिविंग सोल का मतलब जीवित आत्मा। ठीक है, लेड अस्लीप का मतलब मानो कि सो जाना। ठीक, तो इसका मतलब क्या निकला कि तब हम शरीर से और आगे जा करके ऐसा लगता है मानो केवल एक लिविंग सोल बन जाते हैं।
अब आगे बढ़ते हैं तब पूरा पता चलेगा, ठीक है, इसका क्या सेंस निकला। यहाँ पर है while with an eye made quiet by the power of harmony and the deep power of joy we see into the life of things। यहाँ पर हारमोनी है ना, हारमोनी का मतलब एक सामंजस्य होता है, मेल होता है ना। फिर बोल रहे हैं यहाँ पर आई मेड क्वाइट, इसका मतलब शांत जो दृष्टि है उसके बारे में। फिर यहाँ पर है डीप पावर ऑफ जॉय, यानी कि आनंद की जो गहरी शक्ति होती है उसके बारे में, तो यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं। फिर यहाँ पर सी इनटू द लाइफ ऑफ थिंग्स, जिसका मतलब है कि वस्तुओं के जो वास्तविक जीवन को देख पाना उसके बारे में है ना, उनका सार को समझ पाना वस्तुओं को, तो उसके बारे में क्या सेंस निकलता है जरा देखते हैं। अब बोला वाइल विथ एन आई मेड क्वाइट बाय द पावर ऑफ हार्मनी एंड द डीप पावर ऑफ जॉय वी सी इनटू द लाइफ ऑफ थिंग्स, यानी कि उस अवस्था में आनंद और सामंजस्य की शक्ति से शांत हुई हमारी जो दृष्टि है वस्तुओं के भीतर छिपे जीवन और सत्य को देखने में सक्षम हो जाती है। कब? जब हम प्रकृति से बहुत ही दिलो दिमाग से जुड़ जाते हैं तब, ठीक है। अब यहाँ पर पूरा क्या सेंस निकल कर के आया इसका, यहाँ से नॉर लेस आई ट्रस्ट से लेकर के यहाँ तक देखते हैं इसका सेंस क्या निकल कर के आता है, ठीक है। इसका मतलब है यहाँ पर वर्ड्सवर्थ बताने की कोशिश कर रहे हैं कि प्रकृति केवल सौंदर्य और शांति ही नहीं देती, बल्कि वो जो प्रकृति है मनुष्य को एक आध्यात्मिक और एक बहुत ही रहस्य से भरे हुए अनुभव भी कराती है ना। प्रकृति के सानिध्य में, यानी कि प्रकृति के बीचों बीच में कवि को ऐसी पवित्र अवस्था प्राप्त होती है जिसमें संसार का जटिल और भारी बोझ भी हल्का लगने लगता है। मन और शरीर शांत हो जाते हैं और मनुष्य मानव की आत्मा बन करके हर वस्तु के भीतर छिपे जीवन और सत्य को देख पाता है कि नहीं। यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये जो प्रकृति है उसका सबसे जो महान वरदान है, सबसे उच्च वरदान है, जो मनुष्य को जो आध्यात्मिकता है और गहन अनुभूति है वहाँ तक पहुँचा देता है। समझ पाए? अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्या कहने की कोशिश है। और मैं फिर से आपको बता देता हूँ, इसके समरी को अगर नहीं देख करके आए हो तो हो सकता है ये चीज़ें आपको जटिल लगेंगी, है ना। इसलिए मैं कहता हूँ कि पिछली वीडियो देख करके आओ, उसमें समरी को समझ पाओगे। वहाँ पर बहुत अच्छे से मैं बताया हूँ कि प्रकृति को किन किन रूपों में देखते हैं। कभी माँ के रूप में देखते हैं, कभी नर्स के रूप में देखते हैं ना, नर्स मतलब जो पालने वाली होते हैं, पालनहार के रूप में देखते हैं, और एक गाइड के रूप में देखते हैं, गुरु के रूप में देखते हैं। तो ये सारे तभी आपको समझ में आएंगी बातें जब आप जाओगे कहाँ, वो समरी वाले वीडियो में, यानी कि इसके फर्स्ट वाले वीडियो में। देखते हैं एक एक करके आगे समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर है वेन बिलीफ। वेन बिलीफ का मतलब व्यर्थ का जो विश्वास होता है, यानी कि भ्रम। वेन बिलीफ का मतलब भ्रम, ठीक है। हाउ ऑफ का मतलब हाउ ऑफन, मतलब कितनी बार। तो यहाँ तक क्या निकला, इफ दिस बी बट या वेन बिलीफ एट ओ हाउ ऑफन, यानी कि यदि यह सब केवल एक व्यर्थ विश्वास ही क्यों ना हो तो भी हाय कितनी ही बार ऐसा हुआ है। अब आगे समझेंगे पूरा इसका क्या सेंस निकल करके आता है। यहाँ पर है डार्कनेस। डार्कनेस का मतलब अंधकार है ना, फिर उदासी कह सकते हो। फिर आगे है जॉयलेस डे लाइट, यानी कि नीरस, है ना, एकदम बोरिंग वाले दिन। तो यहाँ पर कह रहे हैं क्या कि इन डार्कनेस एंड अमीड द मेनी शेप्स ऑफ जॉयलेस डे लाइट व्हेन द फ्रेटफुल स्टर। अब यहाँ तक समझते हैं जॉयलेस डे लाइट तक। यहाँ है इन डार्कनेस एंड अमीड द मेनी शेप्स ऑफ जॉयलेस डे लाइट, यानी कि जब अंधकार छाया रहा और दिन के उजाले में भी जीवन नीरस और आनंदहीन प्रतीत हुआ। फिर आगे है व्हेन द फ्रेटफुल स्टीर। फ्रेटफुल स्टीर का मतलब होता है जो एक तरीके से व्यर्थ का जो हलचल होता है, चिड़चिड़ापन से भरा हुआ जो एक हंगामा होता है उसके बारे में। फिर अनप्रॉफिटेबल का मतलब बेकार होता है ना, मतलब जिससे कोई प्रॉफिट नहीं मिलता हो। फिर आगे है फीवर ऑफ द वर्ल्ड। फीवर ऑफ द वर्ल्ड कहने का मतलब यहाँ पर संसार का बुखार। संसार का बुखार का मतलब है चिंता और जो भाग दौड़ वाली दुनिया है उसके विषय में कह रहे हैं, ठीक है। जो लोग पैसे के पीछे भागे जा रहे हैं उसके विषय में। फिर यहाँ पर बीटिंग्स ऑफ माई हार्ट, इसका मतलब है हृदय की धड़कनें। तो यहाँ पर क्या सेंस निकल करके आया, यहाँ है जरा पढ़ते हैं। व्हेन द फ्रूटफुल स्टर अनप्रॉफिटेबल एंड द फीवर ऑफ द वर्ल्ड हैव हंग अपॉन द बीटिंग ऑफ माई हार्ट। यहाँ क्या सेंस निकल करके आया कि जब इस संसार की बेकार हलचल और जो चिंताएं हैं, इस संसार में दुख दुविधाएं हैं, चिंताएं हैं, मेरे हृदय पर बोझ की तरह छा गई हैं। अब जरा देखते हैं, ठीक है। बीटिंग ऑफ माई हार्ट मतलब कि मेरे हृदय पर बोझ की तरह छा गई हैं। जरा बात करते हैं अगले सेंटेंस का क्या अर्थ निकल करके आता है। बोला हाउ ऑफ इन स्पिरिट। इन स्पिरिट का मतलब मन में ही है ना, और फिर उसके आत्मा में। फिर यहाँ पर क्या है, सिल्वन है। यहाँ पर है सिल्वन। सिल्वन का मतलब जो एक जंगल से संबंधित है ना, वनों से संबंधित, उसके बारे में कह रहा है सिल्वन।
सिल्वन का मतलब वनों से संबंधित, ठीक है। वांडरर का मतलब होता है भटकने वाला, है ना, जो भटकने वाली हो या फिर बहने वाली हो, उसके विषय में यहाँ पर कह रहा है। थ्रू द वुड्स कहने का मतलब है वन के बीच से, है ना, वुड्स आने के छोटे छोटे जंगलों के बीच से। तो यहाँ पर क्या सेंस निकला जरा देखते हैं। यहाँ पर है हाउ ऑफन इन स्पिरिट हैव आई टर्न टू दी ओ सिल्वन वाई। वाई एक रिवर का नाम है, ठीक है, एक रिवर का नाम है जो उस जगह से होकर के बहती है, कहाँ से, जहाँ पर वो बैठे हुए हैं, है ना, टिंटन एबे में। दो वंडर थ्रू द वुड्स, क्या सेंस निकला इसका? इसका मतलब है कि तुम कितनी ही बार मेरे मन ने मतलब यहाँ पर है कि तुम कितनी ही बार मेरे मन ने तुम्हारी ओर रुख किया है ना। और फिर बोल रहे हैं ओ सिल्वन वाई, यहाँ पर बोल रहा है हे वनमयी जो वाई नदी, तुम जो वनों के बीच से भटकती हो, जो बहती हो, उसके बारे में। हाउ ऑफन हैज़ माई स्पिरिट टर्न्ड टू दी, कितनी ही बार मेरी आत्मा तुम्हारी ओर मुड़ी है। तो सिंपल इसका क्या सेंस निकला? पूरे स्टैंजा का अगर मैं मीनिंग बताने की कोशिश करूं तो यहाँ पर वर्ड्सवर्थ बताते हैं कि चाहे उनका विश्वास भ्रम ही क्यों ना हो, मतलब जितनी अच्छी अच्छी बातें हैं जो बता रहे हैं प्रकृति को लेकर के, उसके विषय में बता रहे हैं कि क्यों ना ये सारे जो मेरे विश्वास हैं क्यों ना भ्रम ही हो, लेकिन जीवन की कठिनाइयों, चिंताओं और निराशा के क्षणों में वो जो मतलब प्रकृति ने हमेशा, प्रकृति ने मतलब ये जो आपके लेखक पोएट हैं विलियम वर्ड्सवर्थ हैं, है ना, उन्होंने हमेशा वाई नदी और उसकी प्राकृतिक सुंदरता से शांति और सहारा पाया है ना। और ये जो वाई नदी है, यहाँ पर देख रहे हो, ये जो वाई नदी है उनके लिए केवल भौतिक दृश्य ही नहीं रही, बल्कि उनके मन और आत्मा के लिए आश्रय बन गई है। ठीक है, यहाँ तक समझ पाए होंगे। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पर क्या है? यहाँ है ग्लिम्स, है ना। तो ग्लिम्स का मतलब होता है झलकियाँ, है ना, किसी चीज़ की झलकी लेना। फिर यहाँ पर हाफ एक्सटिंग्विश्ड यानी कि आधा बुझी हुई, या फिर जो धुंधली कह सकते हो, धुंधली आधी बुझी हुई, है ना। तो यहाँ तक क्या निकला? एंड हाउ विथ ग्लिम्स ऑफ हाफ एक्सटिंग्विश्ड थॉट, यानी कि और अब, एंड नाउ मतलब और अब आधे बुझ चुके विचारों की जो झलकियां हैं उसके साथ, विथ मेनी रिकॉग्निशंस डीम एंड फेंट, है ना। यहाँ पर रिकॉग्निशंस है मतलब कि इसकी पहचान, और फिर जो इसकी यादें हैं, स्मृतियां हैं। डीम एंड फेंट कहने का मतलब होता है धुंधली और हल्की सी। तो यहाँ बोल रहा है कि विथ मेनी रिकॉग्निशंस डीम एंड फेंट, यानी कि कई धुंधली और हल्की पहचान स्मृतियों के साथ। यहाँ पर क्या कह रहा है आगे? एंड यहाँ पर पहले कुछ मीनिंग देख लेते हैं। समवॉट का मतलब होता है कुछ हद तक, है ना, कुछ हद तक। सैड आप जान रहे हो, सैड का मतलब उदासी। और परप्लेक्सिटी, है ना, परप्लेक्स का मतलब आप जानते हो, जिसको उलझन बोलते हैं। तो यहाँ पर सैड परप्लेक्सिटी जिसका मतलब है उदासी से भरा हुआ उलझन, है ना। तो बोल रहा है एंड समवॉट ऑफ अ सैड परप्लेक्सिटी, यानी कि और कुछ उदासी भरे उलझन के साथ, उलझाव के साथ। द पिक्चर ऑफ द माइंड रिवाइव्स अगेन, यानी कि तब मन की तस्वीर फिर से जीवित हो जाती है। फिर है वाइल हियर आई स्टैंड नॉट ओनली विथ द सेंस ऑफ प्रेजेंट प्लेजर, यानी कि जब मैं यहाँ खड़ा हूँ तो केवल वर्तमान के जो सुख है उसके साथ ही नहीं खड़ा हूँ, बट विथ प्लीजिंग थॉट्स दैट इन दिस मोमेंट देयर इज लाइफ एंड फूड फॉर फ्यूचर ईयर्स। यहाँ पर कह रहे हैं कि बल्कि मतलब यहाँ पर जब मैं खड़ा हूँ तो सिर्फ केवल वर्तमान के सुख के साथ नहीं, ऐसा नहीं कि बस मैं आपको देख करके खुश हो रहा हूँ, है ना, बल्कि इस सुखद विचार के साथ भी इस क्षण में जो आने वाले वर्षों के लिए जीवन और पोषण का स्रोत है उसके विषय में बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो सिंपल सी अगर मैं बात बोलूं कि इसका क्या सेंस निकल करके आया, यहाँ पर वर्ड्सवर्थ बता रहे हैं कि अब उनका जो अनुभव है गहरा और चिंतनशील है। ठीक है, पहले की तरह केवल इंद्रियों को सुख देने वाला नहीं है, बल्कि अब उन्हें यह एहसास है कि यह अनुभव जो है प्रकृति के बीच बैठ करके जो उनको अनुभव मिल रहा है, वो जो अनुभव है वो भविष्य में कठिन समय पर मानसिक सहारा और आध्यात्मिक पोषण देगा। ठीक है, जैसे होता है ना कि हम प्रकृति के बीच बैठे हुए होते हैं तो हमें लगता है यार कितनी अच्छे दृश्य है ना, मतलब हमारी आंखों को भा जाती है। तो आंखों की बात कहूँ या फिर दिमाग की बात कहूँ, तो ये सिंपल सी बात है कि हम बाहरी दुनिया की बात कर रहे हैं ना, अपनी इंद्रियों के सुख के बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन जब ये एहसास आध्यात्मिक तरीके से हो
तो उसके विषय में ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि भविष्य में अगर कठिन समय भी हमारे सामने आता है तो हमें मानसिक सहारा और आध्यात्मिक पोषण देगा कौन? ये प्रकृति। यानी कि प्रकृति के, वैसे भी देखते हो जो लोग बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट होते हैं ना, वो प्रकृति के बीच जाकर के बैठना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, नदी के किनारे, पर्वत के किनारे, जंगल में जा करके, है ना, और नदियों के किनारे एकदम पक्षियों की आवाज़ सुनना। तो ये जो जीवन से हारे लोग होते हैं ना, अक्सर जा करके प्रकृति के बीच बैठते हैं क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है। तो वही यहाँ पर हिंट देने की कोशिश वो कर रहे हैं कि भले ही बहुत ही ज़्यादा कठिन समय से मैं गुजरूं, लेकिन मानसिक सहारा और जो एक आध्यात्मिक पोषण है वो मुझे प्रकृति ही देगी। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर क्या कहने की कोशिश है, यहाँ पर डेयर टू होप, यानी कि मैं साहस करता हूँ ऐसे आशा करने के लिए। तो कह रहा है एंड सो आई डेयर टू होप, और इसलिए मैं आशा करने को साहस करता हूँ। तो चेंज्ड नो डाउट फ्रॉम व्हाट आई वाज व्हेन फर्स्ट आई केम अमंग दीज हिल्स। यहाँ पर है कि हालांकि निश्चित रूप से मैं कुछ बदल गया हूँ, क्योंकि वहाँ पर वो 5 साल के बाद आए हैं, है ना। तो कह रहे हैं कि हालांकि निश्चित रूप से मैं बदल गया हूँ उस समय से जब पहली बार इन पहाड़ियों में मैं आया था। When like a row I bounded over the mountains। यहाँ पर है रो का मतलब होता है जो छोटे छोटे हिरन के बच्चे होते हैं, और बाउंडेड का मतलब होता है कूदना फांदना, है ना, और बाउंडेड ओवर का मतलब फुर्ती से कूदना फांदना। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि जब मैं हिरनी की तरह, मतलब छोटे छोटे हिरन के जो बच्चे होते हैं उनकी तरह पहाड़ों पर कूदता था, फांदता था, है ना, मतलब जब मैं यहाँ पर पहली बार आया था। फिर आगे कह रहे हैं कि बाय द साइड्स ऑफ द डीप रिवर्स एंड द लोनली स्ट्रीम्स, यानी कि गहरी नदियों और एकांत धाराओं के किनारे पर, वेरेवर नेचर लेड, जहाँ जहाँ भी प्रकृति मुझे ले जाती, मोर लाइक ए मैन फ्लाइंग फ्रॉम समथिंग दैट ही ड्रेड्स देन वन हु साउट द थिंग्स ही लव्ड। यहाँ पर है फ्लाइंग फ्रॉम का मतलब भाग जाना कहीं से, ठीक है। ड्रेड्स का मतलब डरते हैं वो, ठीक। साउट का मतलब ऐसा चाहा, फिर ऐसा उन्होंने खोजा। तो यहाँ पर क्या निकला, इसको फिर से पढ़ने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर कह रहे हैं मोर लाइक ए मैन फ्लाइंग फ्रॉम समथिंग दैट ही ड्रेड्स दैट वन हु साउट द थिंग्स ही लव्ड। इसका सिंपल मीनिंग निकला कि मैं उस व्यक्ति की तरह अधिक था, है ना, और भी ज़्यादा अधिक था। कहने का मतलब है कि जो किसी डरावनी चीज़ से भाग रहा हो, बजाय उस इंसान के जो अपने प्रिय की तलाश कर रहा हो। समझेंगे इसका क्या सेंस निकला यहाँ तक। इसका मतलब निकला कि वर्ड्सवर्थ यहाँ पर बता रहे हैं कि उनका पहले का जो अनुभव है, जब वो पहली बार यहाँ पर आए थे, वो बहुत ही ज़्यादा आवेगपूर्ण था, है ना। आवेगपूर्ण कहने का मतलब बहुत जोश से भरा हुआ था, जंगली था और बेकाबू था। मतलब मैं देखता था पहली बार इस प्रकृति के सीन को तो मैं बहुत ज़्यादा इधर उधर कूदता फांदता रहता था, बिल्कुल ही रो की तरह, है ना, यानी कि जो हिरन के छोटे छोटे बच्चे होते हैं उसकी तरह, समझ लो। तो यहाँ पर क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं कि कवि यहाँ पर कह रहे हैं कि अब वो बदल चुके हैं। उनकी जो पहले की उनकी युवा अवस्था में प्रकृति को देखने का एक तरीका था वो अलग था। वो हिरनी की तरह पहाड़ों, नदियों और धाराओं के बीच उछलते कूदते घूमते रहते थे, है कि नहीं। उस समय पर उनका उत्साह ऐसा था मानो वो किसी अदृश्य भय से भाग रहे हों, ना कि सचमुच शांति और प्रेम के लिए प्रकृति को खोज रहे हो। तो पहले आए थे अपने इंद्रिय सुख के लिए, लेकिन अभी आए हैं बिल्कुल आध्यात्मिक सुख के लिए, प्रकृति के बीच बैठने के लिए, है ना। तो वो क्या कर रहे हैं कि प्रकृति के पीछे पहले भागते थे मानो कि उनसे कुछ छूट ना जाए, लेकिन अब समय ने उनको बदल दिया है। अब वे अधिक शांत और गहरी दृष्टि से प्रकृति का आनंद ले सकते हैं, ठीक है। तो किस तरीके से वो युवा अवस्था से जब वो बड़े हो जाते हैं, मतलब कि जो बचपन की अवस्था में आए थे, तो उस समय से जब बड़े होने की अवस्था में इनका दृष्टिकोण क्या रहा है प्रकृति को देखने का, उसके बारे में बताने की कोशिश है। फिर यहाँ पर क्या कह रहा है जरा देखते हैं। बोर्ड है फॉर नेचर देन, यानी कि तब प्रकृति कैसी थी उसके बारे में यहाँ पर कहेंगे। यहाँ पर है कोर्सर प्लेजर्स, यानी कि जो भौतिक सुख है ना, मतलब जो साधारण सुख है, जो इस दुनियावी सुख है उसके बारे में, भौतिक सुख। बॉयज डेज कहने का मतलब बचपन के दिन। फिर यहाँ पर ग्लैड एनिमल मूवमेंट्स, यानी कि जो बचपन के समय में जो चंचल है ना, जो पशु के समान, जो छोटे छोटे जानवर के समान, बच्चों के समान, मतलब पशु के जो जानवर होते हैं उसके समान जो उल्लास भरा रहता है, उसके बारे में यहाँ पर कह रहे हैं द कोर्सर प्लेजर्स ऑफ माई बॉयज डेज सॉरी एंड देयर ग्लैड एनिमल मूवमेंट्स ऑल गोन बाय। यहाँ पर बोल रहे हैं कि मेरे बचपन के साधारण सुख और पशु के समान उछल कूद सब बीत चुके थे। टू मी वॉज ऑल इन ऑल, मेरे लिए सब कुछ प्रकृति ही थी, है ना। फिर यहाँ पर कह रहे हैं आई कैनॉट पेंट वॉट देन आई वॉज,
मैं यह चित्रित नहीं कर सकता, मैं इसको पूरा एक्सप्लेन नहीं कर सकता कि उस समय मैं कैसा था जब ये पहली बार उस जगह पर आए थे, है ना। फिर यहाँ पर है द साउंडिंग कैटरैक्ट, यहाँ पर है साउंडिंग कैटरैक्ट, जिसका मतलब होता है गर्जन करती जो कैटरैक्ट होती है, यानी कि जो जलप्रपात होती है, वाटरफॉल होती है, उसके बारे में। हॉन्टेड मी लाइक अ पैसन, है ना। यहाँ पर है जिसका अर्थ ये निकला कि जो गर्जन करता झरना है वो मुझे एक प्रबल भावना की तरह एकदम घेर लेती थी, है ना, उसके बारे में कह रहा है। फिर यहाँ पर द टॉल रॉक द माउंटेन एंड द डीप एंड ग्लूमी वुड, ऊंचे चट्टान और पर्वत और जो गहरे अंधकार में वन हुआ करते थे उसके बारे में। फिर यहाँ पर दियर कलर्स, थोड़ा आगे बढ़ा देता हूँ इसको, दियर कलर्स एंड दियर फॉर्म्स were then to me an appetite, a feeling and a love। इसका appetite का मतलब होता है एकदम भूख, है ना, तीव्र इच्छा जो होती है उसको भी कहते हैं appetite। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि उनके रंग और रूप मेरे लिए एक तीव्र भूख और एक गहरी अनुभूति और प्रेम थे। जरा आगे देखेंगे फिर समझ में आएगा। यहाँ पर है that had no need of a remoter charm, by thought supplied, not any interest, unborrowed from the eye। यहाँ पर समझते हैं इसका मतलब ये निकला कि उस समय मुझे किसी गहरी विचारधारा और मन की गहराई से निकले आकर्षण की जरूरत नहीं थी, केवल आंखों से दिखाई देने वाला रूप ही मुझे आकर्षित करता था। ठीक है, यहाँ पर ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं, अगर इस पूरे स्टैंजा को देखने की कोशिश करें तो इसका ये अर्थ निकल करके आता है। यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि युवा अवस्था में जब वो यहाँ पर आए थे उनके लिए प्रकृति ही सब कुछ थी, है ना। बचपन के भौतिक खेल या फिर पशु के समान जो चंचलता है वो पीछे छूट चुकी थी, लेकिन तब उनका मन पूरी तरह प्रकृति की भव्यता में डूबा रहता था। झरनों का शोर, ऊंचे पहाड़, गहरे जंगल सब उन्हें मोह लेते थे। उस समय वे केवल इंद्रियों की शक्ति से प्रकृति को अनुभव करते थे, उन्हें किसी दार्शनिक सोच या गहरे चिंतन की आवश्यकता नहीं थी जब वो यहाँ पर पहली बार आए थे, है ना। पुराने दिनों को याद कर रहे हैं जब वो 5 साल के पहले आए थे यहाँ पर, है ना। तो अगर देखेंगे वर्ड्सवर्थ यहाँ पर बताते हैं कि उनकी युवा अवस्था का अनुभव बिल्कुल ही तीव्र था, एकदम जोश से भरा हुआ था और इंद्रिय प्रधान था, एक तरीके से कह सकते हैं ना। इंद्रिय सुख के लिए वो प्रकृति को देखते थे और वो क्या करते थे, प्रकृति से सिर्फ आंखों, कानों और दिल की सीधी प्रतिक्रिया द्वारा आनंद लेते थे। लेकिन उस समय वे गहरे चिंतन और आत्मिक शांति नहीं खोजते थे, केवल बाहरी दृश्य और ध्वनियां ही उन्हें पूर्ण संतुष्टि देती थी। समझ गए। अब धीरे धीरे वो आध्यात्मिक के तरफ ले करके जाएंगे। जरा देखते हैं कैसे क्या बता रहे हैं यहाँ पर बता रहे हैं दैट टाइम इज पास्ट, यानी कि वह समय बीत चुका है, एंड ऑल इट्स एकिंग जॉयस आर नाउ नो मोर, और उसके सारे तीव्र आनंद अब नहीं रहे, एंड ऑल इट्स डिजी रैप्चर्स, यानी कि और उसके चक्राने वाले, डिजी का मतलब होता है एकदम चक्कर आने वाला, है ना, मतलब बहुत ज़्यादा जो उल्लास से भरा होता है ना उस समय लोग एकदम चक्कर खा जाते हैं ना, मतलब बहुत चक्कर आ जाते हैं, उसके सेंस में है। और कह रहे हैं एंड ऑल इट्स डिजी रैप्चर्स, रैप्चर्स का मतलब खुशियाँ, है ना, बहुत ज़्यादा खुशियाँ। तो उसके जो चक्राने वाले जो एक खुशियों से भरी बात है वो भी समाप्त हो चुके हैं। नॉट फॉर दिस फेंट आई नॉर मोर नॉर मरमर, यहाँ पर कह रहे हैं, यहाँ पर है फेंट आई का मतलब मैं निराश नहीं हूँ, है ना। यहाँ पर बोल रहा है नॉट फॉर दिस फेंट आई मतलब मैं निराश नहीं हूँ, नॉर मोर्न यानी कि शोक करना, विलाप करना, है ना, और मरमर यानी कि शिकायत करना, लेकिन इसके कारण मैं ना तो निराश हूँ, ना दुखी हूँ, ना ही शिकायत करते रहता हूँ। मरमर का मतलब बड़बड़ाना, है ना, मतलब कुछ लोग करते हैं ना, मतलब बड़बड़ाते रहते हैं, मैडम मेरे को ये नुकसान कर दिया, ये कर दिया, है ना, मतलब सास बहू वाला नहीं होता बड़बड़ाना, शिकायत करना। तो उसके विषय में कह रहे हैं कि इसके वजह से मैं मतलब ये सारे जो दिन बीत चुके हैं, है ना, हमारे वो दिन बीत चुके हैं, इसके वजह से ना तो मैं निराश हूँ, ना दुखी हूँ, और ना ही मैं शिकायत कर रहा हूँ प्रकृति से। ठीक है। फिर यहाँ पर कह रहा है अदर गिफ्ट्स हैव फॉलोड, इसके बाद अन्य वरदान भी मिले हैं मुझे, किससे, प्रकृति से। ठीक है, देखते हैं कि कौन से वरदान इनको मिले हैं। फॉर सच लॉस आई वुड बिलीव अबंडेंट रिकम्पेंस, यहाँ पर कह रहे हैं क्या, रिकम्पेंस का मतलब उसकी भरपाई, है ना, अधिक जो इनाम मिलता है उसके बारे में। अबंडेंट का मतलब बहुत ज़्यादा, प्रचुर मात्रा में, और रिकम्पेंस का मतलब उसकी भरपाई, मतलब अधिक इनाम, और भी अधिक इनाम मिले हैं, मतलब कि और इस हानि के बदले मुझे विश्वास है कि भरपूर प्रतिफल मुझे मिली है। देखते हैं इसका क्या सेंस निकला।
इसका मतलब निकला कि यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि युवावस्था का वह जो समय था जब प्रकृति उन्हें बहुत ही ज़्यादा पागल कर देती थी, है ना, बहुत ज़्यादा आनंद देती थी, अब वो समय समाप्त हो चुका है। लेकिन वे इसका शोक नहीं करते, क्योंकि वे मानते हैं कि प्रकृति ने उन्हें इससे भी बड़ा उपहार दिया है, और वो क्या है कि अब उन्हें प्रकृति में गहरी शांति, चिंतन और आध्यात्मिक अनुभूति मिलती है। ठीक है, यही बात है। फिर यहाँ पर वर्ड्सवर्थ जो है वो स्वीकार भी करते हैं इस चीज़ को कि उनकी युवावस्था के जो बहुत ज़्यादा जोश से भरे हुए जो आनंद थे वो अब समाप्त हो गए हैं, लेकिन वे इसे हानि नहीं मानते, बल्कि कहते हैं कि इसके बदले और भी अधिक मूल्यवान अनुभव प्राप्त हुआ है ना। अब प्रकृति उन्हें केवल एक तरीके से आनंद ही नहीं बल्कि मानसिक और आत्मिक संतोष भी देती है। ठीक है, और इसी आत्मिक शांति और इसी मानसिक संतोष को क्या कह रहे हैं वो कि यही हमारे लिए और भी बड़ा गिफ्ट है, और भी बड़े बड़े गिफ्ट्स हैं प्रकृति के द्वारा मिले हुए। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर क्या है, आगे है फॉर आई हैव लर्न, क्योंकि मैंने सीख लिया है, टू लुक ऑन नेचर नॉट एज इन द आर ऑफ थॉटलेस यूथ। यहाँ पर है कि थॉटलेस यूथ का मतलब जो युवावस्था है, ना समझ की युवावस्था, उसके बारे में। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि प्रकृति को मैं अब वैसा नहीं देखता जैसा ना समझ युवावस्था में देखा करता था। फिर है बट हियरिंग ऑफन टाइम्स द स्टील एंड म्यूजिक ऑफ ह्यूमैनिटी। यहाँ पर वो कह रहे हैं कि यहाँ पर वो क्या बता रहे थे कि युवावस्था में जो ना समझ था उस हिसाब से मैं अब प्रकृति को नहीं देखता, बल्कि अब मैं बार बार मानव जीवन का शांत और दुख भरा संगीत सुन पाता हूँ। समझते हैं इसका क्या अर्थ निकलता है। ठीक है, पहले पूरा कर लेते हैं इसको। यहाँ बोल रहा है नोर हार्श नोर ग्रेटिंग, है ना। हार्श नोर ग्रेटिंग करने का मतलब ना तो कठोर है और ना ही बहुत ज़्यादा ग्रेटिंग है ना, बहुत ज़्यादा कठोर कर्कश है। फिर है दो ऑफ एम्पल पावर टू चेस्टन एंड सबड्यू। यहाँ पर चेस्टन है, चेस्टन का मतलब होता है किसी को संयमित करना, है ना, किसी को डिसिप्लिन बनाना, और सबड्यू का मतलब होता है एक तरीके से उसको विनम्र बनाना, ये भी होता है इसका मतलब। तो सिंपल इसका क्या अर्थ निकला, नोर हार्स नोर ग्रेटिंग दो ऑफ एम्पल पावर टू चेस्टन एंड सबड्यू। यहाँ पर है कि ये जो संगीत कठोर या कर्कश नहीं है, लेकिन इसमें इतनी शक्ति है कि यह इंसान को संयमित और विनम्र बना सके। तो सिंपल क्या अर्थ निकला इसका, इस पूरे स्टैंजा का ये मतलब निकलता है कि यहाँ पर कह रहे हैं विलियम वर्ड्सवर्थ कि अब उनकी दृष्टि मैच्योर हो चुकी है ना। पहले वो प्रकृति को केवल इंद्रियों की खुशी के लिए देखते थे, लेकिन अब प्रकृति उन्हें मानव जीवन का गहरा संदेश देती है, और वो प्रकृति में ऐसा संगीत सुनते हैं जो दुख और शांति से भरा है ना। दुख और शांति से भरा क्यों कह रहे हैं देखेंगे यहाँ पर है कि ये जो संगीत है वो जीवन की पीड़ा और करुणा की याद दिलाता है ना। यह इंसान को विनम्र, संयमी और गहरी सोच वाला बना देता है। सिंपल सा मतलब ये है कि वर्ड्सवर्थ यहाँ पर बता रहे हैं कि युवा अवस्था का जो आवेग था, है ना, एक जोश से भरा हुआ जो उनके अनुभव थे, अब उनके अनुभव का हिस्सा नहीं रहा। उसकी जगह अब प्रकृति क्या करती है, अब जो है उन्होंने प्रकृति से मानवता का गंभीर और गहन संदेश सीखा है, और ये संदेश दुख और करुणा से भरा है, लेकिन साथ ही आत्मा को एक तरीके से रिफाइन कर रहा है, यानी कि परिष्कृत कर रहा है, नियंत्रित और विनम्र भी बना देता है। ठीक है, कौन सी बातें, ये सारी जो आवाज़ सुनते हैं ये प्रकृति के बीच बैठ करके, उसके बारे में ये कह रहे हैं। फिर आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर है फिर से मैं आपको रिमाइंड करा दूं कि बिना समरी पढ़े आपको मज़ा नहीं आने वाला। ठीक है, और इसके पढ़ने के बाद भी एक बार देख लेना समरी को, सब कुछ क्लियर हो जाएगा, तब आप समझ पाओगे कि आखिर क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाएंगे आपके एग्जाम में। और जब प्रैक्टिस बैच में जब आपको क्वेश्चन भेजा जाएगा तो एक क्वेश्चन में भी सारा कुछ पता है, पूरे पोएम को समझने का एक मैं आपको सार बताता हूँ। सबसे पहली बात यह है कि आपको पोएम का पहले समरी आपने देखा, समरी के बाद पोएम के वर्ड बाय वर्ड आपने उसकी स्टडी करी। ठीक है, फिर आप क्या किए, पीडीएफ से जाकर के रिवाइज किया, पीडीएफ से जाकर के रिवीजन करने के बाद आप टेस्ट को लगा देते हो। तो टेस्ट को लगाने से फ़ायदा ये होता है कि जितनी बात को आप यहाँ अच्छे से नहीं समझ पाए थे कि किन किन गहरे पॉइंट से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वो आप सीधा टेस्ट में समझ पाओगे। इसलिए मैं कहता हूँ ओवरऑल ये सारे चीज़ इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना। तो बात करते हैं, यहाँ पर चलते हैं आगे। यहाँ बोल रहा है एंड आई हैव फेल्ट अ प्रेजेंस दैट डिस्टर्ब्स मी विथ द जॉय ऑफ एलिवेटेड थॉट्स। यहाँ पर ये इसका मतलब निकला कि और मैंने एक ऐसी उपस्थिति का अनुभव किया है जो मुझे उच्च विचारों के आनंद से झकझोर देती है ना। डिस्टर्ब्स मी का मतलब झकझोर देती है मुझे,
ठीक है। एलिवेटेड थॉट्स कहने का मतलब होता है कि जो उच्च विचारों की जो एक जॉय है ना, उसके बारे में। फिर आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर बोल रहा है अ सेंस सब्लाइम ऑफ समथिंग फार मोर डीपली इंटरफ्यूज, एक महान अनुभूति और यहाँ पर किसी ऐसी चीज की जो हर वस्तु में गहराई से समाई हुई है, इंटरफ्यूज की हुई है, समाई हुई है। फिर कह रहा है whose dwelling is the light of setting suns and the round ocean and the living air and the blue sky and in the mind of man। यहाँ पर ये इसका मतलब निकला कि जिसका वास अस्त होते सूरज की रोशनी में है, विशाल सागर में है, और एक लिविंग एयर में है, यानी कि जीवंत वायु में है, और नीले आकाश में है, और मनुष्य के मन में भी है। अ मोशन एंड ए स्पिरिट that impels all thinking things, all objects of all thought and rolls through all things। यहाँ पर ये मीनिंग निकला इसका कि यह एक गति और आत्मा है ना, देख रहे हो, मोशन एंड स्पिरिट यानी कि गति है और आत्मा है, जो सभी सोचने वाले प्राणियों और सभी विचारों की वस्तुओं को प्रेरित करती है और जो हर चीज में प्रवाहित होती है। क्या सेंस निकला इसका, मतलब ये निकल करके आया कि यहाँ पर कवि अपने आध्यात्मिक अनुभव का वर्णन कर रहे हैं ना, स्पिरिचुअल फीलिंग्स के अनुभव कर रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि प्रकृति में उन्हें अब एक दैवीय उपस्थिति का अनुभव होता है ना। यह कोई साधारण दृश्य या ध्वनि नहीं, बल्कि एक आत्मा है जो सूर्यास्त की रोशनी, सागर, वायु, आकाश और यहाँ तक कि मनुष्य के मन में भी निवास करती है। ये जो शक्ति है, ये जो प्रकृति की शक्ति है, हर जगह गतिशील और सबको प्रेरित करती है ना, हर जगह गतिशील है, और यह वही शक्ति है जो जीवन को एकता और गहराई प्रदान करती है। ठीक है, ये इसका मीनिंग निकल करके आया। तो सिंपल सी बात अगर मैं कहूँ कि वर्ड्सवर्थ यहाँ पर बताते हैं कि जब ये मैच्योरिटी की अवस्था में पहुँच गए, जब परिपक्व की अवस्था में पहुँच गए, युवा अवस्था से जब ये और ज़्यादा परिपक्व हो जाते हैं, तो उसकी अवस्था में वो क्या करते हैं, प्रकृति में केवल सुंदरता ही नहीं देखते, बल्कि उसमें एक जो सर्वव्यापी ईश्वरीय आत्मा है उसका अनुभव करते हैं, है कि नहीं। और आत्मा यहाँ पर बता रहे हैं कि यह जो आत्मा है, ये आत्मा सभी जीवित और निर्जीव जीवों में व्याप्त है और सबको प्रेरित करती है। कौन सी आत्मा, मतलब ये प्रकृति के बारे में कह रहे हैं, है ना। और ये जो इनके विचार हैं, यहाँ पर ये सेंटेंस कई बार इसके 2-3 सेंटेंस दे देंगे आपके एग्जाम में, और आपको एक लाइन देंगे, बोलेंगे बताओ कि इसमें कौन सा विचार का झलक मिलता है, मुझे रिफ्लेक्शन मिलता है कवि का, है ना। तो वहाँ पर एक होगा पैंथेइज्म, ठीक है, पैंथेइज्म। तो इस ऑप्शन पर आपको टिक लगाना होगा। मैं ऐसा ये वर्ड का इस्तेमाल इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इसको पढ़ने के बाद पता चलता है कि ईश्वर सब में है। देख पा रहे हो कि नहीं, सजीव वस्तु के बारे में यहाँ पर कह रहा है ना, ऑल ऑब्जेक्ट्स के बारे में यहाँ पर कह रहा है कि सजीव में है, निर्जीव में है ना, और भी बहुत सारा, सूर्यास्त की रोशनी, सागर, वायु, आकाश में, और सब कुछ, और मनुष्य के मन में भी निवास करती है। तो प्रकृति हर जगह मौजूद है, मतलब कि ईश्वर के विषय में कह रहे हैं एक तरीके से, प्रकृति को इंडिकेट करते हुए कि ईश्वर सब में है। तो पैंथेइज्म उसी को कहते हैं, उसी सिद्धांत को कहते हैं जिसका मतलब होता है कि ईश्वर सब में है। तो इस पर आपको टिक लगाना है, ठीक है। क्वेश्चन में आप देख पाओगे तो चीज़ों को आसानी से आप कैच कर पाओगे, और कोई भी क्वेश्चन में अगर दिक्कत होगा तो आप मेरे से पूछ लोगे, ठीक है। तो बात करते हैं आगे, आगे कहने का क्या मतलब है, यहाँ देखते हैं। यहाँ पर मिडोस, मिडोस का मतलब होता है घास के छोटे छोटे जो मैदान होते हैं, ठीक है। और बिहोल्ड का मतलब यहाँ पर है, बिहोल्ड का मतलब किसी को निहारना, किसी को देखना। फिर यहाँ पर माइटी, माइटी का मतलब होता है महान, शक्तिशाली, वर्ल्ड के बारे में यहाँ पर है ना। फिर है परसीव, या सॉरी, यहाँ पर है परसीव, परसीव का मतलब किसी को अनुभव करना, समझना, है ना। और फिर आगे है क्या, आगे है रिकग्नाइज यानी कि पहचानना। और फिर आपका है यहाँ पर है एंकर, एंकर का मतलब होता है एक तरीके से सहारा, है ना, सहारा भी बोलते हैं उसको एंकर। जैसे लंगर होता है ना, जिसको बोलते हैं नाव को बांधने वाला जो लंगर होता है, उसको भी कहते हैं। तो एंकर का मतलब सहारा समझो यहाँ। फिर यहाँ पर नर्स, नर्स का मतलब जो पालन करने वाली है, पोषण करने वाली है, उसके बारे में। गाइड है, गाइड मतलब मार्ग जो दर्शक होते हैं, है ना, गुरु जो होते हैं। फिर है गार्डियन, गार्डियन का मतलब जो एक रक्षक होते हैं। और मोरल बीइंग है, मोरल बीइंग का मतलब जो नैतिक, जो नैतिक वाले इंसान होते हैं, अस्तित्व होते हैं, उसके बारे में, ठीक है। तो यहाँ पर समझते हैं इसका क्या सेंस निकल करके आया, एक एक करके पढ़ते जाते हैं, फिर समझते हैं। यहाँ पर है देयरफॉर एम आई स्टिल अ लवर ऑफ द मीडोज एंड द वुड्स
एंड माउंटेन्स, इसलिए मैं अब भी मैदानों, जंगलों और पर्वतों से प्रेम करता हूँ। एंड ऑफ ऑल दैट वी बिहोल्ड फ्रॉम दिस ग्रीन अर्थ, और इस हरी भरी धरती से दिखाई देने वाली हर चीज से भी। ऑफ ऑल द माइटी वर्ल्ड ऑफ आई एंड ईयर, बोथ वॉट दे हाफ क्रिएट एंड वॉट परसीव। यहाँ पर है कि आंख और कान की दुनिया की हर चीज से, चाहे वे आधी हमारी कल्पना से बनी हो या सीधा अनुभव की गई हो। अब जरा देखते हैं कहाँ तक है, परसीव तक है ना। अब आगे जरा बढ़ते हैं, आगे क्या कह रहा है यहाँ पर है, वेल प्लीज टू रिकॉग्नाइज इन नेचर एंड द लैंग्वेज ऑफ द सेंस। यहाँ पर कह रहे हैं कि और मुझे प्रसन्नता है यह पहचान करके कि प्रकृति और हमारी इंद्रियां मिलकर क्या कहती हैं। द एंकर ऑफ माई प्योरेस्ट थॉट्स, द नर्स, द गाइड, द गार्डियन ऑफ माई हार्ट एंड सोल ऑफ ऑल माई मोरल बीइंग। इसका मतलब निकला कि प्रकृति मेरे सबसे शुद्ध विचारों का सहारा है, वह मेरी पोषक है, मेरी मार्गदर्शक है और मेरे हृदय और आत्मा की गार्डियन है, यानी कि रक्षक है, मेरे पूरे नैतिक जीवन की आत्मा है, सोल है। ठीक है, इसका मतलब ये निकला, यहाँ पर कवि बता रहे हैं कि जो कवि हैं वो अब भी प्रकृति के प्रेमी हैं, चाहे मैदान में हो, देख रहे हो यहाँ पर मीडोज है यानी मैदान है ना, चाहे मैदान है, चाहे छोटे छोटे जंगल हैं, चाहे पहाड़ हो या धरती की अन्य सुंदरताएं हैं, सब उनके लिए मूल्यवान हैं। हमारी आंखें और कान जो कुछ अनुभव करते हैं वह आधा हमारी कल्पना और आधा वास्तविक अनुभव होता है ना। प्रकृति इन्हीं अनुभवों के माध्यम से कवि के विचारों का सहारा और उनके मन और आत्मा की रक्षक और उनके नैतिक जीवन की आधारशिला बन जाती है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्या कहने का मतलब है जरा देखते हैं। यहाँ पर है नॉर परचेंस, है ना, यहाँ पर है परचेंस। परचेंस का मतलब होता है परहैप्स, है ना, पुराने अंग्रेजी में परचेंस कहते थे, तो परचेंस का मतलब परहैप्स होता है शायद, संभवतः। ठीक है, फिर यहाँ पर है दस टाउट, यानी इस प्रकार सिखाया गया। फिर है जीनियल स्पिरिट्स, यानी कि हृदय की जो प्रसन्नता है ना, उसके बारे में कह रहे हैं। फिर है डिके, डिके का मतलब नष्ट होना, छीन होना, है ना। बैंक्स है, यहाँ पर बैंक्स कहने का मतलब है किनारा, जो नदी का किनारा है। फिर यहाँ पर डियरेस्ट फ्रेंड, डियरेस्ट फ्रेंड वो बता रहे हैं मतलब सबसे प्रिय मित्र, यानी कि अपनी बहन को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना, उनकी बहन का नाम है डोरोथी, है ना। तो इसको हमने बताया था आपको उसमें समरी में। तो डोरोथी इसकी फ्रेंड है, उसके बारे में यहाँ पर कह रहे हैं। लैंग्वेज ऑफ माई फॉर्मर हार्ट, देख रहे हो, लैंग्वेज ऑफ माई फॉर्मर हार्ट, यानी कि जो बीते हुए, जो मेरे पहले के जो बीते हुए हृदय की जो भाषा है उसके बारे में। फिर यहाँ पर है फॉर्मर प्लेजर्स, यानी कि बीते समय की जो खुशियाँ हैं उसके बारे में। शूथिंग लाइट्स ऑफ वाइल्ड आइस, इसका मतलब है कि जो आँखों की जो चमक है ना, उत्साह और जोश से भरी जो दृष्टि है उसके बारे में, है ना। वाइल्ड आइज कहने का मतलब जो जोश से भरी हुई आंखें हैं, जो हर चीज़ को देखने को लालायत हों, उसके बारे में यहाँ पर कहने की कोशिश है। पूरा पढ़ के मैं बताता हूँ आपको क्या किसका मीनिंग निकल रहा है। यहाँ बोल रहे हैं नॉर परचेंस इफ आई वर नॉट द स्टाउट शुड आई द मोर सफ़र माई जीनियल स्पिरिट्स टू डिके, मतलब है कि और शायद अगर मुझे इस तरह प्रकृति ने शिक्षा ना दी होती तो मेरी आत्मा की प्रसन्नता और ऊर्जा धीरे धीरे नष्ट हो जाती। फिर आगे कह रहे हैं For thou art with me here upon the banks of this fair river, though my dearest friend, my dear friend, इसका मतलब निकला कि क्योंकि तुम इस सुंदर नदी के किनारे मेरे साथ हो, मेरे सबसे प्रिय मित्र, मेरे अति प्रिय मित्र, यानी कि वो अपनी बहन को याद कर रहे हैं, बता रहे हैं एक तरीके से, है ना। यहाँ पर आगे है एंड माई डियर फ्रेंड। ठीक, आगे जरा देखते हैं। And in thy voice I catch the language of my former heart, मतलब कि और तुम्हारी वाणी में मुझे अपने पूर्व जीवन के हृदय की भाषा सुनाई देती है। And read my former pleasures in the soothing lights of thy wild eyes, और तुम्हारी आंखों की उत्साहपूर्ण चमक में मैं अपने बीते दिनों की खुशियां देख लेता हूँ। किसमें? ये अपने सबसे डियर फ्रेंड में देख लेते हैं, यानी कि वो अपनी बहन की आंखों में देख लेते हैं। यहाँ पर कवि जो हैं वो कहते हैं कि यदि उन्हें प्रकृति ने जीवन की गहरी शिक्षा ना दी होती
तो उनका उत्साह और आत्मिक प्रसन्नता खो चुकी होती, परंतु अब उनके साथ उनकी प्रिय सखी, जो उनकी प्रिय डियर फ्रेंड है, यानी कि उनकी बहन डोरोथी है। ठीक है, उनकी जो बहन डोरोथी है, जो उनके जीवन की सबसे बड़ी मित्र है, और उसकी वाणी सुन करके कवि को अपने पुराने दिनों की भावनाएं याद आ जाती हैं। किसकी वाणी को? अपनी बहन की जो वाणी है, उसकी वाणी को सुन करके पुराने दिनों को याद करते हैं और उस भावनाओं में खो जाते हैं, है ना। उसकी चमकती और जोश से भरी आंखों में कवि को अपनी युवावस्था की खुशियां और जीवन का उल्लास फिर से जीवित दिखाई देता है। समझ गए? यानी कि अपनी बहन को यहाँ पर एक तरीके से बता रहे हैं। ठीक है, फिर आगे क्या है जरा देखते हैं, पूरा पढ़ते हैं। पूरा इसको एक साथ ले लेता हूं। ठीक है, यहां पर है, यहां पर फिर से बिहोल्ड आया है। बिहोल्ड का मतलब किसी को निहारना, फिर देखना। फिर नेचर नेवर डिड बिट्रे, यानी कि प्रकृति ने कभी धोखा नहीं दिया। प्रिविलेज है यहाँ पर, प्रिविलेज कहने का मतलब होता है जो विशेष अधिकार होता है उसके बारे में। इन्फॉर्म द माइंड, है ना, यहाँ पर इन्फॉर्म द माइंड, इसका मतलब मन को एक तरीके से प्रभावित करना, है ना, उस पर एक विचार छोड़ना। फिर आगे क्या है? आगे इम्प्रेस, इम्प्रेस का मतलब वही गहरी छाप डालना किसी के ऊपर। फिर है लॉफ्टी थॉट्स, यहाँ पर है लॉफ्टी थॉट्स, है ना। लॉफ्टी थॉट्स का मतलब उच्च विचार, जो महान भावनाएं हैं उसके बारे में। एविल टंग्स, एविल टंग्स कहने का मतलब जो बुरे बोल होते हैं ना, जो बुरी बातें होती हैं उसके बारे में। एविल टंग्स कहने का मतलब बुरी बातें। फिर है रैश जजमेंट, रैश जजमेंट्स कहने का मतलब जल्दबाजी में की गई जो निंदा है उसके बारे में, है ना, जो जजमेंट ले लेते हैं, दूसरों को जज कर लेते हैं जल्दबाजी में, उसके बारे में कह रहे हैं। फिर यहाँ पर है स्नीयर्स ऑफ सेल्फिश मैन, स्वार्थी लोगों के जो ताने होते हैं उसके बारे में। फिर आगे क्या है? ड्रीयरी इंटरकोर्स, ड्रीयरी इंटरकोर्स ऑफ डेली लाइफ, यानी कि जो रोजमर्रा यानी डेली लाइफ की जो उबाऊ सामाजिक गतिविधियां हैं उसके बारे में, है ना। यहाँ पर ड्रीयरी, ड्रीयरी का मतलब होता है सूखा टाइप का, एकदम मतलब पूरा एकदम जो उबाऊ टाइप का है ना, बोरिंग है, उसके बारे में। फिर आगे है यहाँ पर है एवर प्रिवेल, यहाँ पर जरा देखते हैं, पूरा पढ़ते हैं इसको। चीयरफुल फेथ, चीयरफुल फेथ का मतलब एकदम जो बहुत ही ज़्यादा खुशियों के साथ जो विश्वास है उसके बारे में। और फिर है फुल ऑफ ब्लेसिंग्स, जिसका मतलब होता है एकदम ब्लेसिंग से भरा हुआ। अब समझते हैं इसका एक एक मीनिंग समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर क्या है? यह है ओ येट अ लिटिल वाइल मे आई बिहोल्ड इन दी व्हाट आई वाज वंस माय डियर सिस्टर एंड दिस प्रेयर आई मेक। यहाँ पर कह रहे हैं कि अरे थोड़े समय के लिए मैं तुम में वही देख सकूं जो मैं कभी था, मेरी प्रिय बहन, और यही मेरी प्रार्थना है। क्या प्रार्थना है जरा देखते हैं। कह रहे हैं नोविंग दैट नेचर नेवर डिड बिट्रे द हार्ट that loved her, it is her privilege through all the years of this our life to lead from joy to joy। यहाँ पर कह रहे हैं कि मैं जानता हूँ कि प्रकृति ने कभी उस हृदय को धोखा नहीं दिया जिसने उसे प्रेम किया। यह उसका विशेष अधिकार है कि हमारे जीवन के सभी वर्षों में हमें सुख से सुख की ओर ले जाए। ठीक है, जॉय से जॉय की ओर ले जाए। फिर आगे कह रहे हैं यहाँ पर, आगे है फॉर शी कैन सो इन्फॉर्म द माइंड दैट इज विद इन अस, सो इम्प्रेस विथ क्वाइटनेस एंड ब्यूटी एंड सो फीड विथ लॉफ्टी थॉट्स। यहाँ पर इसका मीनिंग निकला क्योंकि वह हमारे भीतर के मन को इस तरह आकार दे सकती है, उसे शांति और सुंदरता की छाप दे सकती है और महान विचारों से उसे पोषित भी कर सकती है। फिर आगे बढ़ते हैं, दैट नीदर एविल टंग्स, पूरा इसको ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर है कहाँ तक थे? that neither evil tongues, rash judgments, nor the sneers of selfish men, nor greetings where no kindness is, nor all the dreary intercourse of daily life shall ever prevail against us or disturb our cheerful faith। इसका मतलब निकला कि ना बुरे बोल देख रहे हो यहाँ पर एविल टंग्स, यानी कि ना ही बुरी बातें, बुरे बोल, ना जल्दबाजी में की गई निंदा, ना स्वार्थी लोगों के स्नेह यानी कि ताने, ना बिना स्नेह के जो ग्रीटिंग्स यानी कि अभिवादन होते हैं, और ना रोजमर्रा की जो उबाऊ गतिविधियां हैं, एक्टिविटीज हैं, है ना, कभी हमारे ऊपर हावी होंगी या हमारे प्रसन्न
विश्वास को बाधित करेगी, डिस्टर्ब करेगी। दैट ऑल विच वी बिहोल्ड इज फुल ऑफ ब्लेसिंग, कि हम जो कुछ भी देखते हैं वो ब्लेसिंग से भरा हुआ है। यहाँ पर ये समझाने का मतलब है, इतने दूर ये समझाने का मतलब है इनका कि कवि यहाँ पर प्रकृति की शक्ति और स्थिरता पर विश्वास व्यक्त करते हैं, है ना। वो अपनी बहन के माध्यम से अपनी युवावस्था को याद करना चाहते हैं और वो कहते हैं कि प्रकृति ने कभी किसी को धोखा नहीं दिया और हमेशा जीवन को सुख से और भी सुख की ओर ले जाती है। प्रकृति हमारे मन को शांति, सुंदरता और उच्च विचारों से पोषित करती है। यही शक्ति हमें निंदक, है ना, निंदक मतलब दूसरों को जज करने वाला बनाता है, ताने और फिर स्वार्थी लोगों और फिर रोजमर्रा की उबाऊ परिस्थितियों से भी प्रभावित नहीं होने देती, है ना। निंदक जो होते हैं हमारे, हमें जज करते हैं, उससे भी प्रभावित नहीं होने देती। कवि का ऐसा विश्वास है कि प्रकृति ने जो कुछ भी दिया वह ब्लेसिंग से भरा हुआ है और हमें जीवन के प्रति प्रसन्न और एकदम ऑप्टिमिस्टिक बनाता है, आशावादी बनाता है। ठीक है, यहाँ तक आप समझ पाए। अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्या सेंस देखता है यहाँ तक देखते हैं। यहाँ पर है अपनी बहन को एक तरीके से उपदेश देने की कोशिश करेंगे। एक्सहॉर्शन एक वर्ड है ना यहाँ पे, तो इसी से समझ में आएगा। यहाँ पर है सॉलिटरी वॉक, यानी कि अकेले में जो वॉक करती हैं उसके बारे में। फिर है मिस्टी माउंटेन विंड्स, यानी कि धुंधली पहाड़ी की जो हवाएं हैं उसके बारे में। फिर है वाइल्ड एक्सटेसीज। एक्सटेसी का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा आनंद, है ना। तो यहाँ पर बोल सकते हैं वाइल्ड एक्सटेसीज का मतलब बहुत ज़्यादा एकदम जोश से भरा हुआ जो खुशियाँ हैं उसके बारे में यहाँ पर कह रहा है। फिर है यहाँ पर सोबर प्लेजर। सोबर प्लेजर का मतलब शांत, एकदम स्थिर वाला जो आनंद है। फिर मैंसन, मैंसन का मतलब होता है महल या फिर विशाल घर, है ना, या फिर भवन कह सकते हो। फिर यहाँ पर है लवली फॉर्म्स। लवली फॉर्म्स का मतलब सुंदर आकृतियाँ, सुंदर सुंदर चीज़ों के बारे में। फिर यहाँ पर है ड्वेलिंग प्लेस। ड्वेलिंग प्लेस का मतलब जो निवास स्थान है उसके बारे में। फिर है यहाँ पर हारमोनीज। हारमोनीज का मतलब जो मधुर संगीत जो होता है उसको भी हारमोनीज कह देते हैं कई बार, और तालमेल बनाने को भी कहते हैं हारमोनी। ठीक है। फिर यहाँ पर सॉलिट्यूड। सॉलिट्यूड कहने का मतलब एकांत, और यहाँ पर एक्सहॉर्शंस, एक्सहॉर्टेशंस, है ना। तो एक्सहॉर्टेशंस का मतलब होता है उपदेश, है ना, उपदेश होता है। अब जरा समझते हैं एक एक करके क्या यहाँ पर मीनिंग निकलता है। यहाँ पर बोल रहे हैं, यहाँ पर ये बोल रहे हैं देयर लेट द मून शाइन ऑन दी इन दाई सॉलिटरी वॉक। इसलिए चांद तुम्हारी अकेली सैर पर, मतलब जब तुम अकेले सैर कर रहे हो तब तुम पर चमकता रहे, है ना, मतलब मून की लाइट पड़ती रहे, फिर तुम्हें वो गाइड करती रहे, इस सेंस में बोल रहे हैं। एंड लेट द मिस्टी माउंटेन विंड्स बी फ्री टू ब्लो अगेंस्ट दी, यानी कि और धुंधली पहाड़ी हवाएं खुलकर तुम्हारे खिलाफ बहें, ऐसा ना कि तुम्हें वो घेर लें, है ना। तो इस तरीके से वो आशीर्वाद दे रहे हैं अपनी बहन को एक तरीके से। फिर कह रहे हैं एंड इन आफ्टर ईयर्स व्हेन दीज वाइल्ड एक्सटेसीज शैल बी मैच्योर्ड इनटू अ सोबर प्लेजर। यहाँ पर इसका मतलब निकला कि और आने वाले वर्षों में जब ये जो उन्मादी आनंद है वो शांत और स्थिर सुख में बदल जाएगा, है ना। एक होता है उन्मादी, मतलब ऐसा आनंद जो बहुत ही जोश से भरा होता है, और वही आनंद शांत हो जाता है कई बार, है ना। तो उसके बारे में कह रहा है, मतलब ओवर एक्साइटमेंट, और फिर बाद में जैसे कहते हैं ना कि छोटी छोटी खुशियां कई लोग को हजम नहीं होती है ना। पहली बार कोई पैसा कमा लिया, चाहे बहुत ज़्यादा पैसा पा लिया, तो उससे वो बर्दाश्त नहीं कर पाते, है ना। तो वो खुशी अलग चीज़ है, नेगेटिव खुशी है वो। और ये बोल रहे हैं कि बाद में वो सोबर प्लेजर बन जाती है ना। सोबर प्लेजर कहने का मतलब बिल्कुल एक शांत और स्थिर आनंद बन जाती है, समझ पा रहे हो। फिर आगे जरा देखते हैं। फिर बोला व्हेन दाई माइंड शैल बी अ मैंसन फॉर ऑल लवली फॉर्म्स, दाई मेमोरी बी एज अ ड्वेलिंग प्लेस फॉर ऑल स्वीट साउंड्स एंड हारमोनीज। क्या मीनिंग निकला यहाँ तक? इसका मतलब ये निकला व्हेन दाई माइंड, यहाँ पर है इसका मतलब निकला कि जब तुम्हारा मन सभी सुंदर चीज़ों का एक महल होगा और तुम्हारी स्मृति मधुर ध्वनियों और संगीत का निवास स्थान होगी। फिर कह रहे हैं ओ देन इफ सॉलिट्यूड और फियर और पेन और ग्रीफ शुड बी दाई पोर्शन विथ वॉट हीलिंग थॉट्स ऑफ टेंडर जॉय विथ दो रिमेंबर मी एंड दीज माई एक्सहॉर्टेशंस। यहाँ पर ये कह रहे हैं कि अरे फिर उस समय यदि तुम्हारा भाग्य एकांत, भय, पीड़ा और दुख, देख रहे हो यहाँ पर है एकांत, भय, पीड़ा और ग्रीफ आने की दुख हो, तो तुम्हारे कोमल आनंद के विचारों में तुम मुझे और मेरी दी हुई जो सीख है, एक्सहॉर्टेशन है, उपदेश है,
उसको कितनी मधुर यादों के साथ याद करोगे। तो यहाँ पर कवि एक तरीके से अपनी बहन को जीवन के भविष्य के लिए आशीर्वाद दे रहे हैं। वे चाहते हैं कि उनकी बहन अकेली सैर में चांद की रोशनी और पहाड़ी हवाओं का आनंद उठाए। भविष्य में जब जीवन की उन्मादी खुशियाँ स्थिर और संतुलित आनंद जो आनंद है उसमें बदल जाए, तब उनका मन सुंदर चीज़ों और मधुर ध्वनियों का महल बन जाए। और यदि कभी जीवन में एकांत, भय, दुख, ग्रीफ आने की पीड़ा आए, तब भी वे कवि की याद और उनके उपदेशों में सुकून और आनंद पाएंगी, है ना। अपनी बहन के विषय में ये कह रहे हैं। फिर अगला क्या है, जरा देखते हैं आगे क्या है, पूरा देख लेते हैं इसको, ठीक है, एक साथ। यहाँ पर क्या है जरा देखते हैं। परचेंस का मतलब मैं बता दिया था, शायद होता है, संभवतः होता है ना। और ग्लिम्स का मतलब भी मैं आपको बता दिया था, ग्लिम्स का मतलब भी झलकियाँ, फिर चमक। और यहाँ पर पास्ट एक्सपीरियंस है जिसका मतलब बीता हुआ जीवन। फिर है डिलाइटफुल स्ट्रीम, यानी कि आनंददायक जो धारा जो बह रही है नदी की, उसके बारे में कह रहा है। फिर यहाँ पर वर्शिपर ऑफ नेचर, यानी कि प्रकृति के जो उपासक हैं, जैसे हम जो हिंदू को मानने वाले लोग हैं ना, जो सनातन को मानने वाले लोग हैं, प्रकृति पूजक ही हैं, तो इससे भी वो कंपेयर किए हैं। देखोगे बड़ा मजा आएगा आपको पढ़ करके, है ना। फिर यहाँ पर अनवेरिड ऑफ नेचर, अनवेरिड है ना, अनवेरिड इसका मतलब हो गया कि बिना थके, है ना, बिना थके। फिर यहाँ पर झील, यहाँ पर झील का मतलब होता है एकदम जोश उत्साह। फिर यहाँ पर होलियर लव, यानी कि पवित्र प्रेम। फिर आगे है, इसको एक साथ देख ही लेते हैं क्योंकि काफ़ी ज़्यादा टाइम हो रहा है। तो यहाँ देखते हैं आगे कोई वर्ड, स्टीप ओट्स है ना, स्टीप ओट्स, वॉन्डरिंग मतलब इधर उधर भटकना है ना, और स्टीप ओट्स है जिसका मतलब खड़ी पहाड़ी की जो घाटियाँ हैं उसके बारे में। लॉफ्टी क्लिप्स, इसको दोबारा रिपीट किया गया है कविता में, आप देखोगे, है ना, इसका मतलब ऊंची ऊंची जो चट्टानें हैं उसके बारे में। फिर यहाँ पर है पेस्टोरल लैंडस्केप, यानी कि जो गांव का जो एक ग्रामीण दृश्य है, हरे भरे दृश्य, उसके बारे में कह रहा है, ठीक है। तो यहाँ पढ़ते हैं क्या इसका सेंस निकलता है। यहाँ पर है नॉर परचेंस इफ आई शुड बी वेयर आई नो मोर कैन हियर thy voice nor catch from the wild eyes these gleams of past existence wilt thou then forget। इसका मतलब है कि और शायद अगर मैं उस जगह रहूं जहां तुम्हारी वाणी ना सुन सकूं, ना तुम्हारी आंखों में बीते हुए जीवन की झलक देख सकूं, तो क्या तुम मुझे भूल जाओगी। इस तरीके से वो पूछ रहे हैं, ठीक है। फिर आगे है, मतलब अपनी बहन को पूछ रहे हैं, दैट ऑन द बैंक्स of this delightful stream we stood together and that I, so long a worshipper of nature, hither came unwearied in that service। यहाँ पर ये कह रहे हैं कि हम इस आनंददायक नदी के किनारे साथ खड़े थे और कि मैं जो लंबे समय से प्रकृति का उपासक हूँ, यहाँ बिना थके उसकी सेवा करने आया। rather say with warmer love, oh with far deeper zeal of holier love। यहाँ पर कह रहे हैं बल्कि कहो कि मैं यहाँ आया अधिक गर्मजोशी और गहरे पवित्र प्रेम के साथ। फिर यहाँ पर कह रहे हैं नॉर विल्ट दो देन फॉरगेट दैट आफ्टर मेनी वॉन्डरिंग्स मेनी ईयर्स ऑफ अब्सेंस दीज स्टीप वुड्स एंड लॉफ्टी क्लिफ्स एंड दिस ग्रीन पेस्टोरल लैंडस्केप वर टू मी मोर डियर बोथ फॉर देमसेल्व्स एंड फॉर दाई शेक। इसका मतलब निकला कि और तुम तब यह भी नहीं भूलोगी कि कई भ्रमण और वर्षों के अनुपस्थिति के बाद ये खड़ी पहाड़ी घाटियां, ऊंची चट्टानें और ये जो हरे हरे ग्रामीण दृश्य हैं मेरे लिए और भी प्रिय थे स्वयं के लिए, और फॉर दाई सेक, यानी तुम्हारे कारण भी, है ना, दाई का मतलब योर, है ना, तो तुम्हारे कारण भी। तो इसका क्या सेंस निकला, इसका पूरा यहाँ से अगर देखें तो सिंपल सी बात यहाँ पर बताने की कोशिश कर रहे हैं कि यदि वे भविष्य में अपनी बहन की उपस्थिति ना पा सकें, मतलब जो विलियम वर्ड्सवर्थ हैं वो अपनी बहन की उपस्थिति ना पा सकें और फिर उनसे दूरी जब बन जाए किसी कारणवश, या उसकी आवाज़ और फिर आंखों में बीते जीवन की झलक ना देख सकें, तब भी उनकी बहन को याद रहेगा कि वे दोनों इस आनंददायक नदी के किनारे साथ खड़े थे। कवि यहाँ पर लंबे समय से प्रकृति के उपासक हैं, है ना, और उनकी ये जो सेवा है केवल उत्साह और प्रेम से भरी हुई है, जो अब और भी गहरी और पवित्र हो गई है। कई वर्षों की अनुपस्थिति के बाद भी, मतलब 5 साल के बाद वहाँ जाते हैं, उसी को कह रहे हैं वो कि कई वर्षों की अनुपस्थिति के बाद भी यह जो हरी हरी घाटियाँ हैं, ऊंचे चट्टानें हैं और जो गांव के सुंदर दृश्य हैं उनके लिए विशेष प्रिय हैं, स्वयं के लिए भी और फॉर दाई सेक, यानी अपनी बहन के कारण भी, ठीक है। तो
आगे भी बचा है नहीं, अब सेकंड पोएम आ जाता है। तो यहाँ तक आप समझ पाए होंगे। जितना भी वर्ड बाय वर्ड समझ पाए ना, इसको एक दो बार रिपीट करके देखने की कोशिश करना। इससे एक फ़ायदा होगा कि ये सारे जो वर्ड्स हैं, ये सारे वर्ड्स हैं, सेंटेंस है, ये आपके दिमाग में बैठेंगे, है ना, और बैठेंगे। और एक बार अगर इसके रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन पूछ दिया तो आप आसानी से टिक लगा पाओगे एग्जाम में। लेकिन प्रैक्टिस बैच आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है, क्योंकि आपको पता ही नहीं चलेगा कि किस तरीके के क्वेश्चन वहाँ पर सेट करे जाएंगे, है ना। और आप देखना एग्जाम देकर के आना, आपको पता चलेगा कि इससे बाहर तो कोई क्वेश्चन पूछेगा भी नहीं, ठीक है। बहुत सारे जो लिटरेरी टर्म्स हैं, फॉर्म्स हैं, सबके बेस्ट पर भी मैं क्वेश्चन को सेट करता हूं, और जो भी डाउट होता है वो मैं आपको क्लियर करता हूं मैसेज के थ्रू, कॉल के थ्रू, चाहे जैसे भी आप चाहो, ठीक है। तो चलिए, आज भी मैं बहुत कुछ सिखा पाया। और आपको करना क्या है, अगर यूट्यूब पे देख रहे हो तो इसको लाइक जरूर करना, जरूर मुझे मोटिवेट करना। तो चलिए, आज का क्लास यहीं रैप अप करते हैं। थैंक यू वेरी मच।